अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। कार्य सेकंड ईयर मैथमेटिक्स 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं एंड आई नो दैट मैं आपको स्टार्टिंग पे थोड़ा सा बोर करने लगा हूं। 5 मिनट लगेंगे, तकरीबन 5 मिनट्स का काम है और कुछ बोरियत वाला पहले ही काम निमट जाएगा। मेरा मकसद क्या है ये बात कहने का, कुछ बेसिक इंटीग्रल्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने 3.2 जब स्टार्ट की थी तो कुछ बेसिक बातें मैंने यहाँ लिख दी थी, फिर हमने उनके ज़रिए अपनी एक्सरसाइज को किया था। इस एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, यानी ये कहना ठीक होगा कि 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स भी यूज़ होने वाली है। बिल्कुल वहाँ से चीज़ें आएंगी जो यूज़ होंगी। 3.2 के स्टार्टिंग पे जो चीज़ें हमने अभी भी सीखी इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो भी सारी यूज़ होंगी। और चैप्टर 2 में जो डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड सारा कुछ सीखा वो सब भी यूज़ होगा। यानी इसमें काफ़ी खिचड़ी पकने वाली है। डिफरेंट किस्म की दालें मिक्स होंगी एक ही दाल के अंदर, एक ही चावल के अंदर, और वो खिचड़ी पक जाएगी। इसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है। बिरयानी में भी ऐसा ही होता है। तो खानों की तरफ नहीं जाते हैं, टॉपिक पे लौट आते हैं। तो क्योंकि डिटेल से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग पे आपको डिटेल से थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रल्स के बारे में एक दफ़ा फिर से रिवाइज भी करवा दूं और जो रह गए हैं उनका जिक्र कर छोड़ूं। अब इस क्लास के बाद, यानी कि ये जब लंबी सी क्लास जाएगी, आई नो दैट ये क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, बट अगर स्टार्टिंग पे हम इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, तो फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस में हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो साथ साथ भी इनका जिक्र करते रहेंगे। लेकिन एक दफ़ा स्टार्टिंग पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे मूवी देखने से पहले हम अक्सर प्रोमो या ट्रेलर या टीज़र देख लेते हैं अंदाज़ा लेने अंदाजे के लिए कि स्टोरी क्या होने वाली है। मतलब आइडिया हो जाता है ना कि स्टोरी इस तरफ जाएगी, इस तरह की स्टोरी होगी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। कुछ बेसिक समरी स्टार्टिंग पे समझ लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता जो क्वेश्चन जो चीज़ डिमांड करेगा वो उस टाइम पे उसके साथ भी मैं आपको सिखा और समझा दिया करूँगा। तो ज़्यादा बोर नहीं करता आपको कि मैं डेफिनेशन ही बताता रहूँ या स्टार्टिंग पे एडवर्टाइज ही करता रहूँ, जस्ट थोड़ा सा आइडिया देना था। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम क्लास। अब स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। बेसिक सी बात से ही शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले किसी भी नंबर का अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, किसी नंबर की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो कोई भी नंबर है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे कुछ भी है, तो याद रखिएगा उसकी एक्चुअल इंटीग्रेशन तो होती है कांस्टेंट। बट हम इसको इस तरह से नहीं यूज कर सकते, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। अगर इंटीग्रेशन 1 की है या किसी भी नंबर की है तो हम उसको लिखते हैं x। अब कहेंगे सर दो बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। अगर मैं n की जगह पे, अगर आप इस तरीके से समझ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो आप अज्यूम कर लेंगे सर यहाँ पे 1 लिखा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x होगी। बिल्कुल ये बात ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो समझिए क्या लिखा है? 1। और 1 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या है? x। और हर एक नंबर के बाद हम क्या डाल देते हैं? प्लस c। ये जो हम प्लस c डालते हैं ना गाइस, प्लस c जो कि कांस्टेंट टर्म है, जो कि 3.2 के स्टार्टिंग पे भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसी के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है, कोई भी नंबर जो हमें नहीं दिख रहा, तो उस नंबर की एक्चुअल कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है c। बस ये बात आपने क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट बना के अपने माइंड में रखनी है कि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि किसी भी नंबर की इंटीग्रेशन क्या है? c। लेकिन अगर कोई नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, तो आपने याद रखना है कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ पे c लिख दूं तो ज़्यादा बेटर रह जाएगा। कि अगर आप ये कहें कि सर कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो कांस्टेंट को क्योंकि हम बाहर निकाल लेते हैं, या इसको लिखने का अंदाज क्या होता है, सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर 1 की इंटीग्रेशन करनी है, तो इसको लिखने का अंदाज क्या होगा कि हम 1 बाहर ले जाएंगे और इसे लिख देंगे dx। और ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? सिंपल एम्प्टी एरिया से। और एम्प्टी की जगह हम लिख देंगे x प्लस c, तो हमें आदत है लिखने की, तो x1 दा x प्लस c। सर समझ नहीं आ रही, अभी आ जाएगी। देखें, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, तो उसे हम बाहर ले जाएंगे और ये एरिया रह जाएगा एम्प्टी। तो एम्प्टी एरिया जो रह जाएगा उसकी इंटीग्रेशन होती है x। ठीक है। और प्लस c किस लिए? कि कोई कांस्टेंट नंबर आगे पड़ा हुआ हो, मे बी, क्योंकि इसकी एग्जांपल हमने की थी 3.1 के स्टार्ट पे, 3.2 के स्टार्ट पे, सॉरी, एंड होपफुली काफी लोगों को याद होगी। अगर किसी ने वो क्लास मिस की है तो डोंट मिस इट, देखिए जाके सीक्वेंस में, और होपफुली आपको ये बात समझ आ गई कि कांस्टेंट को बाहर, अगर ये 2 भी होता तो हम इस तरह ही सलूक करते, 2 बाहर ले जाते, ये ऐसे समझ लीजिए, 2 बाहर ले गए, अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो इस चीज की जो इंटीग्रेशन है, इस तरीके से समझ लीजिए कि इस चीज की ये 2 तो अपनी जगह पे, और ये खाली एरिया की इंटीग्रेशन हो गई x। और जब ये 2x आ जाएगा तो एंड पे आंसर में हम प्लस c एंड पे खुद से ऐड कर देंगे। ये सिंपल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो काफी टाइम इस पे लग गया, लेकिन ये समझना जरूरी था।
कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन को हमने हमेशा हमेशा माइंड में रखना है कि बाहर ले जाएंगे और सिंपल एरिया की इंटीग्रेशन करेंगे और वो होगी एक्स, और प्लस ही डाल दिया करेंगे। वैसे ये सिर्फ एक साइकोलॉजी थी, यानी ये कहना ठीक होगा कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, इसका यूज़ बहुत कम होगा, बस बात माइंड में रखनी है। वही बात फिर से रिपीट करने लगा हूँ कि प्लस सी हर दफ़ा लगा दिया करना है, क्योंकि किसी भी नंबर की जो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, सी, जो कि मौजूद नहीं होता। अगर वहाँ पे एक नंबर मौजूद है, 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, या कुछ भी नहीं मौजूद, तो उसे हम कहेंगे एक्स प्लस सी। सर दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, डोंट वरी, इंशाल्लाह आगे समझ आने लग जाएगी। अगर आप याद करने की बात करेंगे तो मैं कहूँगा आप इसको याद ना करें, आप इस चीज़ को याद कर लें, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो सके कि किसी भी कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन क्या होगी, किसी भी कांस्टेंट नंबर की। अगर यहाँ 1 लिख दूँ तो x, 2 लिख दूँ तो 2 बाहर चला जाएगा, फिर भी x से इंटीग्रेशन आएगी। तो इधर हम अभी के लिए समझने के लिए लिख देते हैं 1, फिर जाके क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छे से समझ आएगी। एक्सप्लेन करने वाली बातें इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी। यहाँ लेट्स कंटिन्यू। x इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, x का डेरिवेटिव हमेशा आगे मौजूद होता है। तो अगर किसी फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, फ्रैक्शन में भी पावर में एक ऐड कर देंगे, प्लस से लिख देंगे। यही सीखा था हमने, तो वो बेसिक बात हमने याद रखनी है, और लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब जो बात आपको कहने की मुझे जरूरत फील दे रही है, हो नहीं रही कि एक फंक्शन है और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या करेंगे, उस फंक्शन की जो पावर है उसमें +1 कर देंगे, नीचे भी पावर में +1 कर देंगे। तो ये लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, बस याद रखना है हमने। ओके, ई ऑफ एक्स हो, तो अगर सिर्फ ई ऑफ एक्स हो तो उसकी इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स होती है। क्यों? क्योंकि साथ कुछ नहीं होता। जैसे डेरिवेटिव लेते हुए क्या करते थे कि ई ऑफ एक्स और आगे जो भी पावर में होता था उसका डेरिवेटिव लेते थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ई ऑफ ए एक्स अगर लिखा है तो आपने क्या करना है, ई ऑफ ए एक्स एज इट इज लिखना है, और फिर ये जो साथ ए लिखा है इसको नीचे लिख देना है। अभी समझाने के लिए इस तरह समझ लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। ई ऑफ पावर जो भी है उस पावर को लिखना है, और असल में इसका डेरिवेटिव है, मतलब इस फंक्शन का जो पावर लिखी है इसका डेरिवेटिव इसके नीचे आ जाएगा, प्लस सी। इसे प्रॉपर वे में इस तरह समझना, जब क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए। ओके, अगर ए ऑफ एक्स यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गई है, इस तरह से समझ लीजिए। अभी तक जो हमने देखा वहाँ हमारे पास वेरिएबल थे और उनकी पावर थी, अब उल्ट गया कहाँ, कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो तो क्या करना है। तो आपको याद होगा कि ये हम डेरिवेटिव में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी के लिए रट्टा लगाने के लिए इस तरह समझ लो कि हम पहले उसको एज इट इज लिखेंगे और नीचे नेचुरल लॉग ऑफ हमारी बेस लिख देंगे। बस ये याद रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए यानी कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल अगर हो, ए ऑफ एक्स हो, तो ए ऑफ एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी, बस इस तरह से समझ लीजिए। ओके, 1 ओवर एक्स यानी नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, यानी एक्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या हुआ 1, वो ऊपर मौजूद है। तो हम नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिखेंगे और सभी के साथ प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी लिखने की आदत डालेंगे। होपफुली समझ आ गई है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, अगर डाउट होता है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। अब आ गई यहाँ से स्टोरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, और ये एरिया बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं ये वाला एरिया इरेज भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको अच्छे से नीट समझाना है, और होपफुली आपको अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगी। ओके, आप ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कोस एक्स। ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि इस तरह से समझ लो कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, अगर आपको याद हो होपफुली, कि अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें तो क्या आता है 2x, और अगर 2x की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या उस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ये सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा माइनस कोस एक्स आता है, होपफुली आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पे उल्ट जाएगा, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस है और कोस का डेरिवेटिव प्लस साइन है। मेरी बात समझ आ रही है ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑपोजिट हो गए। साइन का डेरिवेटिव, जब हम साइन का डेरिवेटिव निकालते थे तो वो क्या होता था कोस एक्स, और कोस का आता था माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे माइनस शिफ्ट हो गया। यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कोस एक्स और कोस की इंटीग्रेशन आएगी साइन एक्स। बस ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। तो ये मैंने इस तरह से खुला करके क्यों लिखा है अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, कि अगर साथ एंगल आ जाए, जैसे साइन 2x का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे कोस 2x, और 2x का फिर से डेरिवेटिव। होपफुली मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं और याद होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि साइन 2x का अगर डेरिवेटिव लेते थे तो क्या करते थे, साइन 2x का डेरिवेटिव कोस 2x और 2x का फिर से आगे डेरिवेटिव लेते थे। अगर वो सिचुएशन हो तो फिर क्या करना है, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पे बता दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है साथ इनके a,
सो अगर हम इनकी बात करेंगे साथ एंगल आ गया, यानी साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, और 2x का फिर से आगे डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये बात माइंड में रखनी है कि अगर साइन ax लिखे हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस हमारा एंगल, जो भी हमारा एंगल है, और फिर इसी एंगल का नीचे क्या आएगा, डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे हुआ था बिल्कुल वही बात कि इसका इसके नीचे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, और आगे हम क्या डाल देंगे, प्लस सी, अपना सिंपल वही पुराना प्लस सी जिसे हम जानते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को कि अगर फॉर एग्जांपल cos x का इंटीग्रेशन है तो sin x है, लेकिन अगर यहाँ साथ एंगल आ गया यानी cos ax आ गया, कुछ भी 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन पूरे का पूरा एंगल ax और नीचे ax का क्या आएगा, डेरिवेटिव प्लस सी, बस बात खत्म। वैसे ही टेंजेंट x की इंटीग्रेशन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकन x, लेकिन अगर यहाँ लिखा है ax 2x bx 3x तो आप वही काम करेंगे, टेंजेंट ax की जगह पे लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ सीकन ax, ठीक है, और प्लस सी। होपफुली आप बात को समझ पा रहे हैं, अगर कहीं डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, लेकिन ये बात अच्छे से समझना आपके लिए ज़रूरी है। बस एक चीज़ और आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी इन दो साइन कोस के अलावा टेंजेंट है, सीकन है, कोसीकन है या कोटेंजेंट है, इनकी आप इंटीग्रेशन करने लगे हैं तो ये चीज़ मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एंड पे बता दिया करता हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स इंटीग्रेशन है टेंजेंट एक्स की, अगर इसका एंगल आता है ए एक्स तो बस इसमें याद रखना है कि इसमें आएगा 1 ओवर लिख दीजिए या इसके नीचे ही फिर से वैसे लिख दीजिए जैसे आपको ठीक लगे। मतलब जैसे नीचे आ रहा था ना डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव इधर भी वैसे ही आना है। तो बुक्स में क्योंकि लिखा है 1 ओवर तो मुझे भी आदत पड़ गई है उसको वैसे लिखने की, लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मेट में लिखूँ तो याद रखिएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ सीकन, अगर एंगल है तो एंगल और नीचे उसका एंगल का डेरिवेटिव। सेम स्टोरी इधर भी, सीकन एक्स का अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो सीकन एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। बस अगर एंगल आ जाता है तो फिर वही स्टोरी, इधर भी ए आ जाएगा, इधर भी ए आ जाएगा और नीचे इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, और आगे हम प्लस सी लिख देंगे। सेम एज इट इज केस विद कोसीकन एक्स। अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो सीकन के अंदर पेयर बनेगा सीकन और टेंजेंट का, सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो कोसीकन में याद रखिएगा माइनस आ जाएगा, इसलिए मैं इनको पेयर बना के लिख रहा हूँ ताकि शायद आपको याद करने में आसानी हो जाए कि सीकन एक्स की इंटीग्रेशन कैसे याद रखनी है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, एंगल है तो दोनों का एंगल और नीचे उसका डेरिवेटिव। कोसीकन की बात आती है तो कोसीकन एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स और नीचे इन दोनों का क्या आएगा, डेरिवेटिव, अगर एंगल साथ है तो, अगर एंगल साथ है तो, अगर सिंपली एक्स है तो फिर तो वही इंटीग्रेशन है उसकी, और एंड पे क्या लिख देंगे, प्लस सी। यहाँ की भी स्टोरी सेम ही है, कोटेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, तो ये थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी लेकिन अब क्या करें, ऐसे ही है तो ऐसे ही है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी कि कोटेंजेंट पैदा कोज ओवर साइन हो जाता है वगैरह वगैरह, और साइन का ऊपर डेरिवेटिव होता है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोटेंजेंट क्या होता है, कोज ओवर साइन, बस वर्बली बता रहा हूँ, कोज ओवर साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज, तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन। करके बता दूं अगर आप कहते हैं तो, कि अगर इस तरीके से सबसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोज ओवर साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन और प्लस सी लिख देंगे। तो ऐसे ही करते हैं ना, बस वही वाली स्टोरी है और कुछ नहीं, वर्बली बस बताना था कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, पर असल बात यह है कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। तो अगर यहाँ पे भी कोटेंजेंट ए एक्स हो तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन ए एक्स ओवर ए एक्स एंगल का हमारा डेरिवेटिव। आई नो आई एम बोरिंग यू, लेकिन ये याद करने लिखने ज़रूरी है आपके लिए। ओके, अब आगे बात इन्वर्स की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन भी आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई ना कोई पार्ट आएगा जो रिलेट करेगा। तो अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने इनका ऑपोजिट याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन करनी है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो इसका डेरिवेटिव याद करें क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो बस इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स एक्स। सर समझ नहीं आ रही, अभी आएगी, डोंट वरी, आगे प्लस सी लिख देते हैं। अगर -1, अगर मैं पूछूं कि कोज इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या निकलेगा, कोज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, फौरन से बोल देंगे -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही तो बोल रहा हूँ कि अगर -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा और इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो वहाँ आपने लिख देना है इसका जो डेरिवेटिव बनता है, और वो है कोज इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स एक्स तो सबको याद होगा, वो तो बहुत ही आसान डेरिवेटिव था, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी हो तो हमें पता है ये किसका डेरिवेटिव है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया। एंगल वाली बात वही है कि अगर एंगल आएंगे तो वो साथ साथ आते जाएंगे, वो जब क्वेश्चन में भी बात आएगी ना तब भी डिटेल से इस पर डिबेट कर लेंगे। अभी याद करने में आसानी का तरीका बता रहा हूँ कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप रफली कहें
तो मैं यहाँ पे रफली आपको आइडिया देने के लिए इस तरह बता देता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इस एंगल का आगे डेरिवेटिव एक्स का जो कि 1 बनता है। अच्छा, अगर ये चीज़ हो इंटीग्रेशन में तो आपका आंसर ये बन जाएगा। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, अब मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए हैं, ठीक है, कि अगर आपका जो डेरिवेटिव है उसकी इंटीग्रेशन आपने लेनी है तो वो वही बन जाएगा जिसका वो डेरिवेटिव निकला था। इसलिए तो इसको याद करना आसान है कि साइन इनवर्स एक्स का अगर वो कहे कि इंटीग्रेशन बताओ तो हमें पता नहीं है उस तरीके से, लेकिन इस तरीके से पता है कि अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये तो टेंजेंट इनवर्स एक्स था। हाँ, वही वाली बात है कि ये डेरिवेटिव किसका, इसका, तो इसकी इंटीग्रेशन ये होगी। अगर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव बनता है, तो इसका मतलब 1/1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स की। होपफुली थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन सिर्फ इस बात की हो रही है जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो कई दफ़ा टीचर गुजर जाते थे स्पीड में और हमें समझ नहीं अच्छे से आ रही होती थी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लेवल को उसको याद रखूँ और आपको उसी लेवल पे आगे बार बार बताऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो हमें पता है ये किसका डेरिवेटिव है, कोस इनवर्स एक्स का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंटीग्रल क्या बनेगा, कोस इनवर्स एक्स। बस इस तरीके से याद रखें। ओके ओके, या लेट्स कंटिन्यू। अगर इसी के साथ माइनस डाल दें तो ये कोटेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। सीकन इनवर्स एक्स की 1/x, इसको अक्सर हम मोड में लिखते थे, होपफुली याद होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सीकन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकन इनवर्स एक्स। को सीकन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, -1 ओवर वही चीज़ जो हमारी सीकन के साथ होती थी, और इसी का अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इसकी इंटीग्रेशन होगी को सीकन इनवर्स एक्स, और इन सब के साथ प्लस सी ऑफ कोर्स आएगा। एंड होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया। आई नो मैंने काफ़ी बोर किया, तो आप पहले इस तरफ से स्क्रीनशॉट ले लें और सबको नोट कर लें, फिर आप इस तरफ से स्क्रीनशॉट ले लें और सारा कुछ नोट कर लें। सो सम मोर इंटीग्रल्स आर हेयर। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट नंबर 9 होंगे उनसे आगे फॉरवर्ड जो पार्ट्स हम करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे ना इनमें से किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्यों ना एक आधे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने कहा कि हम ये क्लास ही वो बना रहे हैं जिसमें हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सारे के सारी इंटीग्रेशंस का बता दिया, वैसे ही कुछ इंटीग्रल्स हैं जिनकी डिस्कशन ना पीछे बचती है, तो मैंने सिखाने के लिए कुछ गेम खेली है ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। तो होपफुली आपको समझ भी आएगी और याद भी जल्दी हो जाएगा। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूं कि पुराने दौर में ज़रा लौट के जाते हैं, तो आपको याद होगा टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों को याद होगा कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जो हमारा कोटेंजेंट एक्स होता है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकन स्क्वायर एक्स। अभी मैं सिर्फ इन्हीं को लेकर आगे चलता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो याद भला क्या रखना है, वही स्टार्ट वाली बात जो मैंने शुरुआत में आपसे एक दफ़ा की थी कि अगर आपको याद हो कि अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है 1, और अगर इसी 1 की इंटीग्रेशन ले लें तो उससे क्या आता है x। बस वही बात दोहराने लगा हूँ ताकि ये वाली आइडेंटिटीज, ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स भी आपको याद हो जाएं। कैसे याद करना है वो इंशाल्लाह अब आपको समझ आ जाएगी। देखिए, अगर सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए, सीकन स्क्वायर एक्स, तो याद रखिएगा कि सीकन स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, या ये ऐसे ही करना पड़ेगा कि सीकन स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो वो तो टेंजेंट एक्स का है। तो टेंजेंट एक्स हम लिख देंगे कि सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स। आई थिंक सो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अगर वो कह दे कि सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, अब सीकन एक्स की तो हमने कर ली, ठीक है, लेकिन सीकन स्क्वायर एक्स की ये तो कोई लॉजिक नहीं बनती, ना ही ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें बताया जा रहा है। लेकिन आपने याद कैसे रखना है कि ये देखना है कि जो चीज़ इंटीग्रेशन में लिखी है क्या वो किसी का डेरिवेटिव है। जैसे माइनस को सीकन स्क्वायर एक्स को टेंजेंट का डेरिवेटिव है, माइनस को सीकन स्क्वायर, ये देखिए मैंने लिख भी दिया, माइनस को सीकन स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोटेंजेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेकन का स्क्वायर का, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कोसेकन स्क्वायर का, यानी उसी वैल्यू का कोसेकन स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोटेंजेंट एक्स। हम आई थिंक सो मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि हमने उसकी जगह उसको कर देना, तो माइनस भी शिफ्ट होगा साथ, ठीक है। अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोटेंजेंट एक्स इसकी, मैं एरो बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अगर इसकी इंटीग्रेशन की बात की जाए तो ये चीज़ इसकी इंटीग्रेशन होगी और साथ माइनस भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। बस ये बात यहाँ पे थोड़ी सी मद्देनजर रखने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू दैट सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो गई टेंजेंट एक्स प्लस सी, और अगर इसके साथ एंगल हो, अगर इस तरीके से हो कि यहाँ पे एंगल आ रहा हो 2x 3x 5x या कुछ भी एंगल हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, 3t, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो एंगल हो तो वही तरीका
कि हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेंजेंट एंगल और इस एंगल का नीचे डेरिवेटिव, इस एंगल का नीचे डेरिवेटिव। ये बात आपने माइंड में रखनी है। भाई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर लिखा है सीकंड स्क्वायर और यहाँ पे एक फंक्शन है और आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आपने अपने माइंड में इस तरीके से रखना है, ये गौर से सुनिएगा प्लीज, कि इसका अगर मैं स्केच ड्रॉ करूँ तो इसका स्केच बनता है सीकंड स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया टेंजेंट फंक्शन एज इट इज, और नीचे इसी फंक्शन की क्या आएगी, डेरिवेशन। बस ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है एंड होपफुली आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ भी आएगा और नॉलेजफुल भी लगेगा इंशाल्लाह। ओके, तो कोटेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन, कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी वही सीन कि अगर यहाँ पे एंगल आ जाता है तो सेम स्टोरी कि आपने इस एंगल को ऐसे लिखना है और नीचे इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। होपफुली सब समझ आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें सीकन एक्स की, तो सीकन एक्स के डेरिवेटिव का तो वैसे ही सबको पता है, याद भी होगा कई लोगों को कि सर सीकन एक्स का डेरिवेटिव हम थोड़ी बोल सकते हैं कि इसमें आएगा सीकन एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सी, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेरिवेटिव है कि ये सीकन एक्स एंड टेंजेंट एक्स। ठीक है, थोड़ा गंदा लिख दिया लेकिन चलेगा। ओके, तो मैं साथ साथ उधर इसलिए देखना चाह रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए ये बात माइंड में रखनी है कि जो चीज़ इस साइड पे है इसकी इंटीग्रेशन ये है कि अगर सीकन एक्स टेंजेंट एक्स लिखा है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकन एक्स, क्योंकि सीकन एक्स का डेरिवेटिव ये बनता है। आई थिंक सो आप मेरी बात को पूरी तरह कैरी कर पा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एंगल आ जाए कोई भी, कुछ भी, वट एवर इट विल बी, कोई भी एंगल है, सीकन 3 थीटा टेंजेंट 3 थीटा, तो हमने टेंशन में नहीं आना, हमने सीकन 3 थीटा लिख देना और वही वाली बात के नीचे उसका डेरिवेटिव, हमारे फंक्शन का नीचे क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। होपफुली सब क्लियर है। अब एक ही चीज रहेगी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई पूछे कोसेकन एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेकन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको आई थिंक सो सबको याद है, मैं इसको रेज कर दूं, बार बार मेरा ध्यान इस पे जा रहा है। तो अगर कोई कहे कोसेकन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो मुझे उम्मीद है सबको याद होगा कि माइनस कोसेकन एक्स कोटेंजेंट एक्स, सॉरी कोटेंजेंट माइनस कोसेकन एक्स कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, तो ये जितनों को भी याद है बिल्कुल सही याद है, क्योंकि डेरिवेटिव याद होंगे तो ये काम आएगा। तो अगर लिखा हो कोसेकन एक्स कोटेंजेंट एक्स और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, तो इसे सामने लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, माइनस को शिफ्ट कर देंगे और ये हमारा इंटीग्रल होगा माइनस कोसेकन एक्स प्लस सी। आई नो काफी लोगों को लग रहा होगा सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, याद नहीं होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट्स करेंगे, बहुत आसान लगेंगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि नोट करने के बाद बार बार रिवाइज करना है। एक पेज पे लिख के, जहाँ भी आपका रूम है, बेडरूम है, तो जहाँ भी आप सो के उठ के सामने दीवार को देखते हैं, वॉच लगाई है आपने, कोई क्लॉक लगाया है, कंप्यूटर की स्क्रीन है आपके पास, तो वहाँ पे जो आपकी टेबल है, कहीं भी उन पेजेस को लगा दीजिए, उनके ऊपर ये फॉर्मूलास लिखे हों और प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। आई गारंटेड यू नहीं भूलेगा। ठीक है, ओके, सो कोसेकन एक्स और कोटेंजेंट एक्स, अगर इसकी इंटीग्रेशन की बात की जाए तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये हमारा कोसेकन एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कोसेकन एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके, अब हमने यही बात दोबारा करनी कि अगर इसके साथ एंगल आ जाए कोई, जैसे मैं ए एक्स को शो कर रहा हूँ एज ए एंगल, 3 थीटा 5t 5a 2a, कुछ भी एंगल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कोसेकन ए एक्स कोटेंजेंट ए एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो क्या होगी, माइनस कोसेकन एंगल और इस एंगल का नीचे क्या आएगा, डेरिवेटिव। होपफुली ये बात आपको समझ आ रही है, पूरी तरह आप कैरी कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बीच बीच में मुझे थोड़ी झिझक आती है और मैं रुक जाता हूँ सिर्फ ये सोच के कि आपको मैं सही से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कई दफ़ा टीचर्स उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और मुझे उस चीज़ का अंदेशा बहुत ज़्यादा रहता है। सच में मुझे उस चीज़ का डर होता है कि ऐसा ना हो जाए कि मैं मुश्किल करके बता दूं, हालांकि मेरी जॉब जो है वो ये है आसान करके बताना। होपफुली मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। अब जितने भी पार्ट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 से ऑनवर्ड, वो सारे पार्ट्स में कहीं ना कहीं ये यूज़ ज़रूर होंगे और आगे फ्यूचर में तो बेहद यूज़ होने ही वाले हैं। तो अब आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये क्लास 2 जो है ये किस कदर इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। वेलकम बैक गाइस, स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। आपको दिखने में लग रहा होगा स्टार्टिंग पे काफ़ी टफ पार्ट लग रहा है, बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है। हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे और क्वेश्चन बिल्कुल 3.2 के क्वेश्चन 1 की तरह होता जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की हेल्प बहुत लेनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने इसको देखा कि सिंपल फॉर्म में, कि अगर इस फॉर्म में लिखा हो कुछ भी तो ये बात अपने माइंड में रखनी है कि अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या पड़ा हुआ है, 1 भाई सब हमारे पड़े हुए हैं। यही हमारे मोहब्बत करने वाले 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो उसको थोड़ा सा सादा शक्ल में लाना चाहूँगा कि 1/√x + a
प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। अच्छा, इसे देख के लग रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7th क्लास मैथमेटिक्स या तो 7th क्लास की मैथमेटिक्स की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी कि जब ऐसी फॉर्म मिलती थी तो हम उसे क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे कि जो भी चीज़ फ्रैक्शन में लिखी है उसी से मल्टीप्लाई पूरी की पूरी चीज़ से और उसी से डिवाइड, ऐसे ही करते थे ना। जो चीज़ होती थी एज इट इज़ उसे पकड़ लेते थे कि यार एज इट इज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ये जो डी एक्स है ना इसे मैं इधर लिख रहा हूँ सिर्फ आपकी आसानी के लिए, मुझे आदत है थोड़ा डी एक्स आगे लिखने की, तो बस उस वजह से आप बेशक ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 से थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है समझने में। ऑलराइट, ये वाली बात माइंड में रखिएगा जो मैंने अभी कही, जो फ्रैक्शन में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। और फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ, रैशनलाइजेशन का रूल क्या है कि प्लस की जगह क्या लिख देते होते थे, माइनस लिख देते होते थे। ऐसे ही है ना, या 7th क्लास मैथमेटिक्स। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। तो क्या देखा कि ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आ गई, जो कि क्या है एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। नीचे हमने क्या देखा कि ये चीज़ इस चीज़ से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो देखा जाए तो ये सेम नहीं है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, यानी बचपन वाली बात कि अगर a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हो तो हम कहते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो वही करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। एंड होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, सब समझ आ रहा है रियली। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। ऊपर जो इक्वेशन लिखी है वो एज इट इज एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। इस तरह के पार्ट में ज़्यादातर फ्रैक्शन सॉल्व होती है क्योंकि स्क्वायर वहाँ बन रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कट के वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी, तो उन्हें बाहर निकाल के लिख लेते हैं। क्या आया, एक्स प्लस ए, ये वाला जो माइनस है ये आ गया, ब्रैकेट ओपन होने लगी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस बी। होपफुली आपको सारा समझ आ रहा है, उम्मीद है मुझे कि डाउट नहीं होगा। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेते हैं कि एक्स प्लस ए की पावर है 1/2, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करनी है ना तो पावर में लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस बी की भी पावर है 1/2, और ये हो गया dx। अच्छा, नीचे क्या हुआ, या नीचे वाले फ्लोर पे क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। तो ये देखा कि ये प्लस एक्स है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो ये x इस माइनस एक्स से कट गया, तो नीचे सिर्फ एक चीज़ बची जो कि क्या है, प्लस a और माइनस बी, ठीक है, ये चीज़ बच गई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है कि a माइनस बी जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो अगर इजाज़त हो तो मैं इन्हें बाहर ले जाता हूँ और सिंपल वे में ये बाहर चले गए, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बची जो कि क्या है, x प्लस ए की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2, और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिए, निहार लीजिए थोड़ा सा, ताकि समझने में आसानी हो। इसे हम बाहर ले गए और ये चीज़ एज इट इज़ रही। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन का रूल तो हमें पता ही है, इसकी अलग से इंटीग्रेशन होगी, इसकी अलग से, लेकिन पहले देखेंगे इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। पावर के बिना x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 1 तो हमेशा मौजूद ही होता है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, वो तो हमेशा मौजूद ही है। तो x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा। x प्लस बी का भी डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी आगे मौजूद है, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये हो गया 1/a माइनस बी, और यहाँ पे होनी शुरू हो गई इंटीग्रेशन, यानी x प्लस ए की जो पावर है उसमें +1 कर दो, और नीचे भी इसकी पावर में क्या कर दो, +1। ये जो माइनस है ये आ गया, इधर भी x प्लस बी की जो पावर है उसमें +1 कर दो, और नीचे भी इसकी पावर में क्या कर दो, +1, और ये जो प्लस सी है ये हमने खुद से लिख दिया, ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं ज़्यादा आसानी से समझने के लिए। 1/a माइनस बी, इधर देखते हैं x प्लस ए की पावर 2 1 2 2 + 1 यानी कि 3/2, और ये भी हो गया 3/2, 2 1 2 + 1, या माइनस x प्लस बी की पावर 2 1 2 2 + 1 यानी कि 3/2, और ये भी क्या हो गया, 3/2। अच्छा, अगर हम देखें तो ये तो दोनों के साथ आ रहा है, व्हाट आई मीन कि a माइनस बी कर लेते हैं, एक स्टेप और कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा 2/3 x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 x प्लस बी की पावर 3/2, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं इतना लंबा खींच रहा हूँ, वरना तो आसानी से आपको समझ आ गई होगी कि ये जो 1/a माइनस बी है ये तो अपनी जगह पे रहा, या ये स्टेप्स ज़्यादा करने के पीछे रीज़न यही है कि आपको समझ पूरी है। 2/3 जो है, क्योंकि ये पलट गया ना, अगर हम इसे बाहर ले जाएं, कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2, और ये आ गया प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप चाहें तो इस 2/3 को इसके साथ मिला के इकट्ठा ऊपर लिख सकते हैं स्टार्टिंग पे, कि ये हो गया 2/3, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2। चले मैं थोड़ा सा नीट करके इसको लिख देता हूँ, एक स्टेप और बचा लिया मैंने, वरना एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2/3 बाहर आया, तो ये हो गया 2/3
क्या हो गया, मुझे ज़्यादा ही डर्टी काम हो गया, 2/3 और ये जो a माइनस बी लिखा है ये एज इट इज़ लिखा है अपनी जगह पे, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है वो भी अपनी जगह पे लिखी है, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ तो ज़रूर आई है। मैं साइड पे इसलिए हट गया हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, नोट कर सकें। सजेशन दूंगा एक, पता है ना क्या या हमेशा देता हूँ तो वही दूंगा, पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को रिवाइज एक दफ़ा कीजिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज है सजेशन। नेक्स्ट पार्ट मैं इंशाल्लाह खुद करवाता हूँ। जब 2 4 5 6 पार्ट 2 4 5 6 पार्ट जब हो जाएं तो फिर वीडियो को पॉज करके बाकी पार्ट्स करने की ट्राई ज़रूर करनी है। हो सकता है स्टार्टिंग पे थोड़ा इशू आए, इसलिए पहले 5 6 पार्ट मेरे हाथों ही करने हैं, मुझे लग रहा है कि आपके लिए ज़रूरी हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। पार्ट नंबर 2 मैं पहले नोट करने लगा था, फिर मुझे ख्याल आया साथ साथ करवाऊंगा तो शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अचानक ख्याल आया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने लिख दिया। मैं पहले बात को थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अगर हम इसको देखें तो 1 + x² का अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो ऊपर चाहिए होगा, तो 1 + x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो वो तो ऊपर बनना मुमकिन नहीं लग रहा। अगर आप इसको देखें तो ये दोनों की जो फ्रैक्शन की जो पावर है, मतलब ऊपर x की पावर 2 है नीचे भी 2 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होपफुली आपने पढ़ी होगी कि जहाँ पर x की जो पावर्स हैं वो सेम हो जाएं तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसी सूरत में हम उन्हें पहले डिवाइड करते हैं ताकि हम नीचे जो है पावर या ऊपर जो है पावर बड़ी कर सकें। ये अक्सर हम क्वेश्चन कर चुके हैं 7 8 क्लास में भी। तो इनके नामों से कई दफ़ा स्टूडेंट इनको नहीं पहचान पाते, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो याद आ जाता है, हाँ हाँ यार ऐसे क्वेश्चन किए थे कि एक्स की पावर को हम कम करना चाह रहे थे या ख़त्म करना चाह रहे थे एक जगह से, दोनों में से। तो अगर दोनों में से एक जगह से पावर ख़त्म हो जाती है एक्स की, एक्स ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि असल मकसद है एक्स को ख़त्म करना। तो अगर एक जगह से एक्स ख़त्म हो जाता है तो हमारे लिए काम सोल्यूशन करना, इंटीग्रेशन का आसान हो जाएगा। तो बस उसी की हेल्प ले लेते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन डिवीजन करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड करें, तो ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिख लेते हैं, 7 क्लास मैथमेटिक्स याद करते हैं अपना, और नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिख लेते हैं और डिवाइड शुरू कर देते हैं। खत्म किसे करना है जी, x² को खत्म करना है। तो मैं सिर्फ +x² को -x² बनाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसे देखूंगा। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, -1। सो 1 को -1 से करेंगे तो आएगा -1 प्लस माइनस माइनस x² वन द x²। एंड होपफुली ये आपको समझ आ रहा होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो माइनस हो गया, तो पता तो है कि साइन चेंज हो जाते होते हैं, पता है ना, यहाँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस जो है प्लस बन जाएगा, माइनस जो है प्लस बन जाएगा, x² से काट गया, 1 + 1 क्या आ गया 2। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब इसको लिखने का अंदाज क्या है, सबको याद होगा। या अगर मैं आपसे ज़ुबानी वे में कहूँ कि सर ज़ुबानी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप इस तरह लिख के रिमाइंडर ऊपर लिख देंगे और ये ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये आता कहाँ से है, ऐसे हम लिखते कैसे हैं? तो मैं आपको अपना आइडियोलॉजी का तरीका बता देता हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं कोशेंट। मतलब अगर इस तरीके से फॉर्म में लिखा हो तो याद रखिएगा, यहाँ जो लिखा होता है उसे हमने नाम दिया हुआ है कि इसे हम कोशेंट कह देते हैं। यहाँ जो आंसर बचता है जो भी, उसे हम रिमाइंडर कह देते हैं, और जो भी चीज़ हमारे पास यहाँ होती है उसे हम डिवाइज़र कह देते हैं। कोई डिवीजन कह देता है, कोई डिवाइज़र कह देता है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये नाम है इनके। तो अगर मैं कहूँ कि इसको किस फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं इस फॉर्म में, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो हमारा कोशेंट क्या है, हमारा कोशेंट है -1 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 2, और डिवाइज़र हमारा क्या था 1 + x²। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई है। तो अगर मैं इस चीज़ की जगह पे इस चीज़ को लिख दूँ तो आई होप सो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसी से ये चीज़ हमने बनाई है और हमारा क्वेश्चन अब ये बन चुका है -1 इन +2/1 + x²। होपफुली सब क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। अब इन्हें अलग अलग कर लीजिए, यानी कि -1 को अलग कर लीजिए, इसका dx प्लस 2 क्योंकि कांस्टेंट है इसे बाहर ले आते हैं। चलिए अभी एक और स्टेप कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो सके, मैं थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट ना चला जाऊँ। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ओके। माइनस बाहर ले जाते हैं तो सिंपली बचा क्या dx, 2 को बाहर ले जाते हैं तो बचा 1/1 + x² dx। लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए। इसे देख के कुछ याद आ रहा है, 1/1 + x²। क्या मेरा मतलब है कि अगर आपको याद हो तो अभी हमने रिसेंटली एक टॉपिक डिस्कस किया कि 1/1 + x² dx, ठीक है, यहीं पे लिखा था, इत्तेफाक की बात है। तो 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव होता है, सोचो, टेंजेंट इनवर्स x का, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो 1/1 + x² dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स x। ये होपफुली आपको याद होगा क्योंकि ये हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं इसकी, अभी भी की है, तो बस उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो माइनस है ये तो अपनी जगह पे रहा और 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई x +2 आया, +2 आ गया, और 1/1 + x² dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, टेंजेंट इनवर्स x, और कुछ नहीं तो एंड में क्या लिख देते हैं +c। कुछ हो ना हो हमने +c तो लिखना ही। होपफुली ये समझ आया है
इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस, इसकी इंटीग्रेशन होगी x प्लस 2 और इसकी इंटीग्रेशन पूरी की पूरी हो गई टेंजेंट इनवर्स x प्लस c अकॉर्डिंग टू दैट रूल। एंड होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। मैं पहले नोट करने लगा था और फिर समझाने लगा था, अच्छा ही हुआ आई थिंक सो कि मैंने आपको साथ साथ समझा दी एंड होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से करते हैं क्योंकि वो काफ़ी मिलता है पार्ट 1 से आई थिंक सो। सो लेट्स कंटिन्यू गाइज। सो जैसे मैंने कहा था इंटायरली सेम है पार्ट नंबर 1 के साथ, तो सजेशन अब यहाँ पे तो मैं दे सकता हूँ कि वीडियो को पॉज करो और इस पार्ट को करने की ट्राई एक दफ़ा खुद से ज़रूर करो। मैं तो इंशाल्लाह करवाऊंगा ही और आप भी अच्छे से साथ साथ समझ जाएंगे, पर एक ट्राई तो बनती है यार। या सो लेट्स कंटिन्यू, हम तो करते हैं। तो मैंने जैसे अपनी आदत आपको बताई है कि मैं 1 लिख देता होता हूँ, बस मैंने वैसे ही 1 लिख दिया है और ये मैंने ब्रैकेट डाल दी है या, और ये आ गया dx। क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो ऑफ कोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। जो फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एज यू बेटर नो दैट। ठीक, और प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस यही एक चेंज था, बाकी तो सेम है। अब स्टेप्स सारे सेम होने वाले हैं, यू नो दैट या, कि हम क्या करेंगे, ये चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ आ जाएगी x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स। नीचे हमने देखा कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, सेम वैल्यूज, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर x प्लस ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ के बाहर क्या लिखा है जी, dx लिखा है। आई होप सो सब क्लियर है। ठीक है, ऊपर वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, उससे तो सॉल्व भी नहीं करेंगे अभी। इधर क्या हुआ कि पावर्स की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, x प्लस ए माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो x बाहर आ गया, और ये जो dx भाई साहब अपनी जगह पे हैं, राइट। लेट्स कंटिन्यू। अब x प्लस ए लिखा है तो मैं अपनी सहूलत के लिए इसकी पावर लिख देता हूँ 1/2, क्योंकि सॉल्व करने लगे हैं ना, माइनस x, यहाँ पे भी x की पावर लिख देता हूँ अपनी सहूलत के लिए। यहाँ क्या हुआ, हम जानते हैं क्या हुआ, यहाँ प्लस x और माइनस x कट गए तो नीचे क्या बचा, सिर्फ a बचा, ऐसे ही है ना। तो a क्योंकि कांस्टेंट है तो अगर मैं चाहूँ तो आसानी के लिए कुछ इस फॉर्म में ले जा सकता हूँ कि a को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर सिर्फ ये चीज़ बचेगी जो कि क्या है, x प्लस ए की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 और dx, यानी दोनों के इंटीग्रेशन। तो हम दोनों की भी इंटीग्रेशन एक एक स्टेप करके कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो दोनों का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, हम अपनी इक्वेशन को लिखेंगे और सिंपली पावर में एक ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी पावर में एक ऐड कर देंगे, माइनस माइनस x, पावर में एक ऐड कर दो, पावर में एक ऐड कर दो और बाहर लिख दो प्लस c। बस आगे सिंपल सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी, x प्लस ए 2/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, तो 2/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 माइनस x की पावर यहाँ भी 3/2, यहाँ पे भी 3/2 और ये हो गया प्लस c। होपफुली सब समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, 1/a ये पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिख दिया 2/3 x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस ये भी पलट गया 2/3 हो गया और x की पावर हो गई 3/2 प्लस c। अब क्योंकि दोनों में कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, 2/3 को बाहर निकाल लिया तो 2/2 3a का 3a हो गया, बाहर ये चीज़ बन गई और अंदर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ ये x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 और ये जो प्लस c अपनी जगह पे, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। या इट्स क्वाइट इजी, आई नो दैट। तो मैंने पहले ही कहा था पार्ट नंबर 1 से बहुत मैच होता है और ईजी भी बहुत है। थोड़ी सी स्पीड से करने की रीज़न यही थी कि पार्ट नंबर 1 से इतना मैच होता है कि आपको सारे स्टेप्स खुद ही समझ आ गए होंगे और पता भी चल गया होगा कि अच्छा यार ये तो ऐसे करना था, ये तो हम ऐसे कर लेंगे। बिल्कुल आप ऐसे ही कर लेंगे, बस आपको थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आप इसको ज़ुबानी भी कर सकते हैं अगर मेरे एंगल से देखें, कि अगर आप इमेजिन करें ब्रेन में, क्योंकि एमसीक्यू के तौर पे भी तो थोड़ी प्रिपरेशन करनी है ना हमने, क्योंकि ई-कैट की जब तैयारी करवाई जाती है तो ज़्यादातर ऐसी ही ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं समझाने के लिए कि यार ब्रेन में सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर करो। तो अगर इसकी इंटीग्रेशन की आप बात करो तो इमेजिन करो कि a माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2। इसका मतलब माइनस तो आंसर में आना कंपलसरी हो गया, आवश्यकता है उसकी, बहुत ज़रूरत है माइनस के आने की, यानी -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से ही डिवाइड करेंगे। तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो तो इसके साथ यूज़ हो जाएगा डेरिवेटिव के तौर पे, और आंसर में -1/2 आएगा, यानी बटे में 2 आ रहा है, ये भी ब्रेन में आ गया। तो a माइनस 2x आ गया, ठीक है, पावर क्या है 3/2, इसका मतलब इसमें 1 ऐड होगा, तो 2/2, 2 और 3 क्या हो जाएंगे 5/2, यानी इतना तो हमें क्लियर हो रहा है कि इसकी जो पावर है वो बनेगी 5/2 और बटे में भी 5/2 बनेगा, तो जो 5/2 होगा वो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो बाहर हम -1/2 लेने वाले हैं उससे कट जाएगा,
तो फाइनल आंसर ब्रेन में जो आ रहा है, यकीन माने मैंने सामने आंसर लिख के नहीं रखा हुआ, बस समझाने के लिए ही ब्रेन में यूज़ कर रहा हूँ कि आंसर कैसे आएगा, और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसे सॉल्व होगा कि a-2x का फाइनल आंसर बनने का सोचें तो बनेगा a-2x की पावर 3/2, 2 कट गया, नीचे इसके 5 आ गया और साथ माइनस आ गया, बस ऐसे आंसर आएगा। करके देख लेते हैं एंड इंशाल्लाह यही होगा, उम्मीद है मुझे। ऑलराइट, क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आगे डेरिवेटिव चाहिए, तो स्टार्टिंग पे ही आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय या विद -2, ठीक है, आसानी के लिए। तो -1/2 तो बाहर आ गया, और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो भाई साहब इसके अंदर घुस गए यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने खुद से इनको ऐड कर लिया कि ये फंक्शन और आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद कर लिया। ऑलराइट, ये -1/2 तो अपनी जगह पे रहा, इधर आ जाते हैं। तो a-2x की पावर है 3/2, इसमें भी +1 कर दो और इसकी फ्रैक्शन में भी इसकी +1 कर दो। होपफुली आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, एक एक स्टेप ईजी है। -1/2 अपनी जगह पे रहा, इधर क्या हुआ, a-2x की पावर 2 2 + 3 यानी 5/2, और नीचे भी क्या हो गया 5/2। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। -1/2 अपनी जगह पे रहा, इसको पलटा दीजिए, 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, a-2x की पावर 5/2 अपनी जगह पे। वही वाली बात हुई जो मैंने कही थी कि यहाँ पहुँचने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो 2 भाई साहब हैं, इस 2 भाई साहब से कट आउट हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो फाइनल आंसर में अगर हम देखें तो क्या आया, ये जो माइनस है ये बाहर ही रहा, अंदर क्या बचा a-2x, और इसकी पावर क्या आ रही है जी 5/2, और नीचे क्या बचा 5, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर होपफुली, या यही है। तो ब्रैकेट को बेशक ख़त्म कर दीजिए, इसको बस इसी फॉर्म में लिख दीजिए और यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। एंड होपफुली मैंने यही आंसर बोला था जब हम इसको वर्बली, जुबानी, ओरली करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वर्बली समझ आ रहा था कि ये बहुत ईजी है और इस तरह के पार्ट्स अक्सर एमसीक्यू में आ जाते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आप भी ये छोटी छोटी ट्राइज अब करनी शुरू कर दें, क्योंकि अब आप लोग इंजीनियरिंग का पहला स्टेप रख चुके हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पहुंच के, और चैप्टर 3 को पढ़ते हुए तो ऑफ कोर्स, क्योंकि डेरिवेशन भी हो चुकी, इंटीग्रेशन के सेंटर में पहुंचे पड़े हैं, तो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो सॉरी, मैं +C लिखना भूल गया था, तो याद से आपने ऐसा नहीं भूलना, बोर्ड में जब भी एक्साइटमेंट में आगे आंसर लिखें तो +C लिखना मत भूलिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 5, जिसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की वही बात जरूरत पड़ेगी और इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगी। बस कुछ बेसिक बातों का ख्याल करना है जो कि मैंने रिवाइज करवाई थी, लेकिन थोड़ा बेटर वे में एक दफ़ा फिर उसको डिस्कस कर देते हैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन करनी हो e(x) की, जस्ट e(x) की, तो हम लिख देते हैं e(x), लेकिन अगर उसके साथ एंगल आ जाए कुछ भी पावर में, ठीक है, तो हमने याद रखना है कि इसकी इंटीग्रेशन करते हुए हम e(ax) लिखेंगे, और जो ax है ना उसका नीचे उसका क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। बस ये बेसिक सी बात है जो याद रखनी है, और ये पार्ट हमें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि ऊपर पावर 3 लिखी हुई है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये क्यूब का फॉर्मूला बनता है, और क्यूब का फॉर्मूला तो हमें रटा हुआ है कब क्लास 9-10 क्लास से कि a³ + b³ प्लस है ना, ठीक है। तो a³ + b³ + 3a² + 3ab का स्क्वायर। कुछ लोग इसे इस वे में लिख देते हैं, कुछ लोग इस वे में लिख देते हैं कि a³ + b³ + 3ab × a + b। तो अगर इसे सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर यही बनेगा कि 3a² b + 3ab का स्क्वायर, और बेशक आप इस फॉर्मेट में लिखें, बेशक इस फॉर्मेट में लिखें, आंसर दोनों सूरतों में आ जाएगा। मैं इसको अप्रोच करने वाला हूँ इस मेथड को, और इंशाल्लाह आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। तो a³ मतलब 1³ + b का क्यूब यानी e(x) का क्यूब + 3a, और ये हमारा आ गया b, और +3 ये आ गया a, और ये आ गया हमारा b। जैसा कि मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया, a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, यानी एक दफ़ा उसका स्क्वायर और एक दफ़ा उसका स्क्वायर, और नीचे e(x) अपनी जगह पे। और एक चीज़ मैं लिखनी शायद भूल गया था, मैं अभी दोबारा लिख देता हूँ, वो है d(x), तो यहाँ पे भी लिख देते हैं d(x), ठीक है। लेट्स कंटिन्यू, एक एक स्टेप वैसे ही स्टेप वाइज फॉलो करते जाते हैं। 1 का क्यूब यानी कि 1 + e की पावर 3x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर आ जाएगी 3x, ओके, प्लस 3 1 की क्यूब, कुछ भी पावर लो 1 ही रहता, तो 3 1 3 e(x), एक एक स्टेप होपफुली समझ आ रहा है, प्लस 3 1 3 3 e(x) 3। अब e(x) में क्या हुआ, 2x की पावर के साथ e की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी पावर 2, तो ये हो गई 2x, ठीक है, और नीचे आ गया e(x) अपनी जगह पे, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि सबके साथ
डिवाइड हो रहा है ई ऑफ एक्स, तो सबके साथ अलग अलग कर लेते हैं, यानी पहले 1 के साथ ई ऑफ एक्स प्लस ये वाला प्लस, फिर ई की पावर 3x इसके साथ ई ऑफ एक्स प्लस प्लस 3 की पावर और 3 ई ऑफ एक्स और इसके साथ भी ई ऑफ एक्स प्लस 3 ई की पावर 2x और नीचे आ गया ई ऑफ एक्स, और ये पूरी की पूरी चीज़ एक अलग से इक्वेशन बन गई। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अगर आगे सॉल्व होता तो करते हैं। ई की पावर एक्स है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। ये जो प्लस है ये अपनी जगह पे, ई की पावर, ओके एक एक स्टेप करके समझा देता हूँ आपको। ई की पावर है 3x और नीचे है ई की पावर x, यानी कि ई की पावर ऊपर लिखी है 3x और नीचे है ई की पावर x। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 3x माइनस ये वाला जो x है ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 3x में से माइनस x करेंगे तो e की पावर क्या आ जाएगी, 2x। होपफुली ये बात आपको समझ आती है। जैसे a की पावर 3 हो और नीचे a की पावर 1 हो, तो a की पावर 3 में से 1 गई तो a की पावर 2 बची। वैसे ही e की पावर है, तो 3x में से 1x पावर गई तो पावर बची 2x। सिंपल सी बात है। प्लस अब 3 है, ये e ऑफ x पूरा पूरा ही कट गया, सिर्फ 3 बचा प्लस 3। अब 2x में से एक x पावर गई, बात समझिएगा अच्छे से। e की पावर 2x में से एक x गई तो पावर सिर्फ एक x ही बची। आई होप सो कि आपको पूरी बात अच्छे से समझ आ गई है कि जैसे 3 में से 1 गया था तो 2x बची थी, इसी 2x में से एक x चला गया तो सिर्फ एक x बची पावर। अब सबके इंटीग्रेशन अलग अलग ले लीजिए ताकि आसानी हो। तो मैं थोड़ा सा इसको नीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। होपफुली ये सारा आपको समझ आ गया कि मैंने एक्सप्लेन जो किया ये आपको आइडिया हो गया। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में समझने के लिए एक आसान सा काम करते हैं कि सबकी इंटीग्रेशन अलग अलग चलिए लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो। ई ऑफ माइनस एक्स प्लस ई ऑफ 2x प्लस 3 की, ओके सबके साथ dx आ रहा है गाइज, ओके उसके बाद प्लस ये जो 3 है, चले अभी इकट्ठे ही लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो सके। और राइट, हम यहाँ तक पहुँच गए कि ई ऑफ माइनस एक्स की, ई ऑफ पावर 2x की, 3 की, 3 ई ऑफ एक्स की, और ये सबकी इंटीग्रेशन हमने लिख दी। होपफुली सब समझ आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू। अब जिसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, कर देते हैं, बाकी बाद में देखते हैं कि एक एक स्टेप कैसे होगा। ई ऑफ माइनस एक्स, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि साथ अगर कुछ सिंबल आ जाए तो अब कुछ नहीं आया तो -1 आ गया, तो माइनस एक्स का मतलब ये है कि माइनस एक्स की डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस। अगर +1 होता, ई ऑफ एक्स सिंपल लिखा होता तो इसके नीचे 1 ही आना था, तो उसकी जरूरत नहीं थी लिखने, क्योंकि माइनस एक्स है तो -1 तो सर आएगा। ये जो प्लस है ये आ गया। ई ऑफ पावर 2x, तो ई ऑफ 2x। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा इशू, वो क्या ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें, लेकिन हमने ना एक बात माइंड में रखनी है, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि अच्छा ये इस तरीके से हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। फोकस इस बात पे करना है कि e की पावर 2x है, ठीक है, तो e की पावर लिख दिया 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। बस सिंपली इस बात को माइंड में रखना है। इसी तरीके से प्लस, क्योंकि ये 3 लिखा है तो अगर मैं 3 को बाहर ले जाऊं तो ये कांस्टेंट हो गया और अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगा। तो होपफुली ये सब समझ आ रहा है। देखिए e ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, वो नीचे लिख दिया, ये वाला प्लस e ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे आ गया, प्लस 3 अपनी जगह पे और कुछ भी नहीं बचा अंदर, तो उसका इंटीग्रेशन होती है x, ये आ गया प्लस ये 3 जो है ये भी बाहर आ गया, समझिए इसको भी बाहर लिख लेते हैं आसानी के लिए। ओके, तो 3 अपनी जगह पे, ई ऑफ पावर क्या है जी, x, सिर्फ x है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी 3 की पावर e की पावर x ही होगी, नीचे वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया। ओके, अब इसको सिंपल वे में सीधा करके लिख दीजिए, e की पावर के हिसाब से इसको लिख लेते हैं। तो e की पावर 2x यहाँ पे है, तो e की पावर 2x, उसके बाद ये आ गया माइनस e की पावर -x। चलिए उसी वे में लिखा रहने देते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो समझने में आसानी हो। बुक से कंपेयर कर लीजिएगा कि आंसर से -7 आ जाएगा, माइनस सिर्फ x है यार, 2x नहीं है, यहाँ माइनस e की पावर -x प्लस 2 नीचे है, तो बेशक 1/2 लिख लीजिए, बेशक 2 लिख लीजिए, लेकिन इस तरह लिखना ज़्यादा बुक में मुयस्सर रहता है, ज़्यादातर ऐसे लिखा होता है। प्लस e वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, e की पावर x, फिर प्लस 3x, और ये आ गया प्लस। लीजिए ये आपका मेरे ख्याल से फाइनल आंसर आ गया। बुक से आंसर को कंपेयर जरूर करना है। अगले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। ऑलराइट क्लास, पार्ट नंबर 6 करने लगे हैं। इसको करने के ना 2 मेथड्स हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे अक्सर कह देते हैं कि सर पार्ट दूसरे तरीके से ही करवाया करें, इस तरीके से ही करवाया करें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बनता है जिस तरीके से आप क्लास में करवा देते हैं 2 नंबर बनते नहीं हैं। तो मेरे माइंड में ये आइडिया था कि आपको दोनों तरीक़ों से करवा देता हूँ, क्योंकि जो मेथड में अप्रोच ज़्यादातर करता हूँ क्लास में, आई नो दैट वो 2 नंबर के लिए थोड़ा सा
ठीक नहीं रहता। इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा कि इस तरीके से ज़्यादा स्टूडेंट करके 2 नंबर कमा लेते हैं यहाँ, और जो लोग मेरे तरीके से करते हैं, यानी मैं अपना तरीका तो नहीं कहूँगा, ये 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो जिसको आपको लगे कि ये यार थोड़ा जस्टिफाइएबल है 2 नंबर्स के लिए, 2 मार्क्स आपने गेन करने हैं, तो वो आप अप्रोच कर लीजिएगा, ठीक है। समझाने के लिए दोनों ही आसान हैं, तो पहले मैं मेरे मेथड से करवाता हूँ, जिसको मुझे मोहब्बत है उस मेथड को अप्रोच करता हूँ। ओके, हमने क्या देखा कि साइन a प्लस बी एक्स ये पूरा का पूरा हमारा एंगल है, यानी a प्लस बी एक्स पूरा एक एंगल है। ओके, अगर मैं a प्लस बी और आगे x है इसका डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, अगर आप सिंपल वे में देखें तो a प्लस बी इज अ कॉन्स्टेंट, जैसे 2 लिखा है 2x, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा। तो अगर a प्लस बी एक्स का आप डेरिवेटिव लें, अगर मैं चले ले ही लेता हूँ कि अगर लिखा हो a प्लस बी और आगे लिखा हो x, आपने इसका डेरिवेटिव लेना जी। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी क्योंकि कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर निकाल लेंगे और dx ओवर dx लिख लेंगे, तो a प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, ठीक है। इस चीज़ का डेरिवेटिव इस तरीके से आएगा ना, तो होपफुली ये बात आपको समझ आई है। तो इसका डेरिवेटिव पूरे एंगल का a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव तो आगे मौजूद ही नहीं है, तो वो डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद, लिख देते हैं बाय की बजाय a प्लस बी, ठीक है, खुद से बनाने लगे हैं। तो a प्लस बी जो हमें रिक्वायर्ड है वो कैसे आएगा, ज़रा देखिएगा, साइन a प्लस बी, ये x अपनी जगह पे, और जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया उस a प्लस बी की अगर बात करें तो 1 ओवर a प्लस बी एक ये आ गया जो डिवाइड हो रहा है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया अपनी जगह पे जहाँ पे हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए। आई होप सो स्टोरी को समझ रहे हैं कि a प्लस बी चाहिए तो उसी से मैंने मल्टीप्लाई करके उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल अब हम अप्लाई कर सकते हैं कि a प्लस बी अपनी जगह पे रहा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोस, एंगल एज इट इज आएगा a प्लस बी का एक्स का एंगल, वो अपनी जगह पे आया, और बस हम लिख देंगे आगे प्लस सी। आई थिंक सो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बस सिंपली वे में किया तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको अगर आप थोड़ा और फॉर्मेट अच्छा करना चाहें तो माइनस को शुरू पे लिख लें, यानी -1 ओवर a प्लस बी, आगे हमारा एंगल कोस a प्लस बी एक्स, और ये आ गया प्लस सी। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर जी, बस इतना ही था। हाँ सर, बस इतना सही। हाँ, इस वजह से कई दफ़ा स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर ये जो आपका मेथड है ना, ये हमें 2 मार्क्स लेने से रोकता है। अक्सर हमारा 1 नंबर आता है, 1.5 नंबर आता है, आधा नंबर कट जाता है, कभी कभी 1 नंबर कट जाता है। तो फिर क्या है, एक और मेथड है जो बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स अप्रोच करते हैं, एंड आई एम एग्री विद दैट, आई हैव नो इशू विद दैट। क्यों? क्योंकि 2 नंबर बनाने मेन मकसद है। तो तरीका क्या है मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप अप्रोच कीजिए, आई हैव जीरो इशू विद दैट कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे। मैं इस तरीके से क्यों करवाता हूँ, बहुत ईजी तरीका है यार, MCQs में भी आ जाए तो आप ब्रेन को यूज़ करके इस आंसर को निकाल सकते हैं आसानी से। लेट्स कंटिन्यू। हम पुट कर देंगे जो भी हमारा फंक्शन है ना, बस यही माइंड में रखना है कि जो आपका पूरा का पूरा फंक्शन है a प्लस बी एक्स, इसको t आपने ले लेना है, ठीक है। अब x को अलग कर लीजिए, आसान तरीका बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है कि आपने जो भी आपका पूरा एंगल बनता है उसको t ले लेना है, फिर x को अलग करने लग जाना है। तो x को अगर अलग करें तो 1 a प्लस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको उधर ले गए तो लिखा 1 ओवर a प्लस बी, और t भाई साहब साथ आ गए। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब dx ओवर dt ले लीजिए, बड़ा ही आसान सा तरीका है कि dx विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो d इधर आगे इस तरीके से लिख देंगे कि उधर मल्टीप्लाई हो गया। आई थिंक सो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि डिफरेंशिएट ले लिया, इधर समझिए हमने डिफरेंशियल खुद से ले लिया, टेकिंग डिफरेंशियल। तो अगर डिफरेंशियल दोनों तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt, बस इतनी सी बात है, बस आगे आपका काम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट, सो नाउ अगर हम देखें कि क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन साइन, इस पूरी चीज़ की जगह, ये एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, मैं इसको ब्लू में लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। a प्लस बी एक्स इस पूरी चीज़ की जगह पे क्या आ गया, t आ गया। साइन a प्लस बी एक्स की जगह पे क्या आ गया, t आ गया। लीजिए ये मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिया। उसके आगे क्या लिखा है, dx। तो dx किसके इक्वल है, इस पूरी चीज़ के, इस पूरी चीज़ के इक्वल है, तो इसकी जगह ये लिख दिया। dx की जगह पे हमने लिख दिया 1 ओवर a प्लस बी और dt। आई होप सो कि आप समझ गए हो कि लिखा कैसे है, कि सिंपली a प्लस बी एक्स इसकी जगह पे लिख दिया t साइन t, और dx की जगह पे ये पूरी चीज़ लिख दी 1 ओवर a प्लस बी dt। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि 1 ओवर a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 ओवर a प्लस बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा, साइन t विद रिस्पेक्ट टू dt, ये इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तो हमें पता है 1 ओवर a प्लस बी तो अपनी जगह पे रहा, इसको तो हमने छेड़ा तक नहीं, और साइन t की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कोस t प्लस सी अपनी जगह पे, ठीक है। ये -1 से मल्टीप्लाई होकर बाहर लिख दिया, माइनस
1/a+b कोस अपनी जगह पे, और t किसके इक्वल था, उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, t इक्वल था a+b x के, तो t की जगह ये देखो ना, माइनस बाहर मल्टीप्लाई होके -1/a+b कोस, और t की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई, t की जगह आ गया a+b x और प्लस c आगे वैसे लिखा हो, यानी t की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आई नो दैट, इसीलिए मैंने कहा कि दो मेथड है। मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि एक एंगल से ये थोड़ा सा घुमा फिरा देता है, पर दो नंबर्स के लिए क्या ना करता, मरता कुछ तो करता। तो वही चीज़ है कि अगर आपको वो मेथड लगे कि ठीक है तो वो भी कर लीजिए, ये ठीक लगे ये कर लीजिए, जो आपका दिल करे वो वाला मेथड अप्रोच कर लीजिए। मकसद आपको मैथ्स सिखाना और आपके मार्क्स अच्छे से दिलवाना है। नाउ इज अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी लगता है। तो मैं तो कंटिन्यू करता हूँ, बाकी पार्ट्स करवाता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। आई थिंक दिस वन इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या सबसे आसान लगता है मुझे, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी पड़ती है जिस वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यार ये मुश्किल लग रहा है नहीं, लगने लग जाता है। 1 माइनस कोस 2x, जैसे ही कोस 2x आए ना गाइस, आपने फर्स्ट ईयर में जंप कर जाना, आपने अपने ब्रेन को चलाना है कि डबल एंगल फॉर्मूला की बात हो रही है। तो कोस 2x को या तो उस तरफ ले जाओ डबल एंगल की तरफ, वो काफ़ी लंबा खींच जाएगा, तो मैं इसको हाफ एंगल की तरफ ले जा सकता हूँ। कैसे, ज़रा देखिएगा, हमने हाफ एंगल फॉर्मूलाज पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स के, 1 माइनस कोस 2x/2, और इसको हाफ एंगल कह सकते हो, सिंगल एंगल कह सकते हो, डबल एंगल कह सकते हो, ये सारे वहीं से ही आ रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x/2 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में डिटेल से, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, अभी हमें क्वेश्चन को करना है। तो अगर मैं देखूँ तो इसकी हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। वो कैसे, ज़रा देखिएगा, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी अगर मैं 2 को इधर ले आऊँ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x के। तो यही चीज़ तो लिखी हुई है, देखो 1 माइनस कोस 2x ही नहीं लिखा हुआ। सो आई कैन बी एबल टू रिप्लेस दैट होल थिंग विद 2 साइन स्क्वायर एक्स। लीजिए, बस इतना मेन काम यही था। सर ये पेपर में याद कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। when you are having a lot of practice you can be able to identify the question in paper, या आप इजीली समझ पाएंगे यार ये वही क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे सर मैं अड़ जाऊंगा, भूलेगा, तो उसके पीछे आपकी रीजन प्रैक्टिस ही होगी। जिसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हुई है कि उसे क्वेश्चन माइंड में रह जाते हैं, वो इतनी दफ़ा उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर चुका है कि उसके माइंड में रह जाता है। तो यही सच्चा जवाब है, यही सही आंसर है। वरना ऐसे देखना पड़ेगा, यार बताइए ज़रा थोड़ा सा, यार ये वाला पार्ट बताना, ये कहाँ से आ गया, वरना ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। तो उससे जो बता पा रहा है ना गाइस, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है उसे आपसे भी काम आता हो और वो बस सरसरी तौर पे एवं ही बस बता दे आपको, बस ऐसे ही कह दे यार मेरे ख्याल से ये है, और आप ये सोच लें कि मुझे तो आता ही नहीं, चलिए उसने बताया तो सही ही होगा और आप लिख दें। और मुमकिन है, बहुत मुमकिन है उसे बिल्कुल भी ना आता हो, वो बस ऐसे ही हवा में कोई तीर चला दे और आप पकड़ के उसे लगा दें और वो 0 नंबर आपको दिला दे। और बेशक ये भी मुमकिन है कि उसे आता हो। तो ये तो ऑप्शनल चीज़ होगी, डाउट वाली चीज़ होगी, पर आपके पास ऑप्शन नहीं है डाउट में जाने की। वक्त है, तैयारी करने का मौका है और जान लगाने का टाइम भी है। तो बोर्ड ने आपको 1 साल दे दिया है और मुशक्क़त और मेहनत करने के लिए वक्त दे दिया है, और अल्लाह की तरफ से भी आयद है कि मुशक्क़त और मेहनत कीजिए ज़िंदगी में। तो एंड आंसर रिजल्ट वही है कि प्रैक्टिस से ही समझ आएगी। प्रैक्टिस बेहद और बहुत ज़्यादा करनी है। नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन। गेट बैक करते हैं तो क्या देखा कि ये दो वैल्यूज़ बन गए, यानी स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स, और ये इंटीग्रेशन करनी है। अब स्क्वायर रूट 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर अगर हम देखें तो ये स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स बचा। अब क्योंकि एंगल भी सिंगल ही है, एक्स ही है, तो ये तो और आसान हो गया, यानी स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह पे और साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कोस एक्स प्लस सी, खत्म हो गया। बस माइनस को शुरू पे शिफ्ट कर दो, माइनस स्क्वायर रूट 2 cos x plus c and that is our final answer। लीजिए खत्म हो गया। 7 पार्ट भी हमने कर लिया एंड होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई होगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और सजेशन देता हूँ यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और बाकी पार्ट्स करने की ट्राई खुद से ज़रूर करो। हम करेंगे इंशाल्लाह, मिलके ही करेंगे, लेकिन आपका ट्राई करना भी बेहद ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू पार्ट नंबर 8। और फिर से वही बात कि इसमें भी हमें क्वेश्चन इतना छोटा है कि फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में ऐड करके नीचे भी ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो क्या करें कि क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन जाए। तो मेरा मेथड तो नहीं है ये, यहाँ मैं अक्सर सुनता हूँ कि क्लास में ये बात होती है, तो मुझे पता है, इसीलिए मैं दूसरा मेथड क्लास में करवाने के लिए मौजूद कर देता हूँ कि यार स्टूडेंट्स ये ना कहें कि सर ने जान छुड़ाई क्लास में, बस क्वेश्चन कराया और आगे बढ़ गए, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपके साथ अप्लाई कर दी कि दोनों तरीक़ों से ही कर लेते हैं, जिस तरीके से बाकी टीचर्स अप्लाई करते हैं, ताकि मार्क्स आ सकें। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स का इससे ताल्लुक तो है कि आपको मैथ्स कितना आता है, पर इससे भी है कि आप मार्क्स गेन करने के लिए कौन से हथकंडे अपना सकते हैं। तो ये बस हथकंडे अपनाने वाली बात है। तो शुरू करते हैं।
पहले दूसरे मेथड से, जैसे दूसरों का मेथड है, तो t को लेट कर लेते हैं जी हमारा जो फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। इस दफ़ा हमने अपने फंक्शन को टेक करके इसको t लेट कर लिया। अब हमें डिफरेंशियल अप्लाई करना, बेशक यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए अप्लाइंग डिफरेंशियल, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि इस तरह से हम लिख सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे ही आप डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ d लग जाएगा, इधर भी d ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, इधर भी d ऑफ t आ गया, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब है डेरिवेटिव लेना, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx। ये इस तरीके से ही लिखा जाता है एंड होपफुली आपको समझ आ रही है। 1/x dx और ये dt अपनी जगह पे। अब इसको यहीं पे छोड़ दो ताकि हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। अब अगर आप क्वेश्चन को देखो, एक एक करके स्टेप को समझते हैं, तो ये जो एरिया 1/x और dx, 1/x और dx ये किसके इक्वल आ गया, dt के। तो इस चीज़ के एरिया की जगह आ गया dt, ठीक है। और नेचुरल लॉग ऑफ x हमने किसके इक्वल लिया था, t के, तो इसकी जगह आ गया t। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन कि हमने क्या देखा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो है नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1/x, यही है ना, ओके, और dx। अब 1/x और dx, अभी हमने कहा 1/x और dx किसके इक्वल है, dt के, उसकी जगह dt लगा दिया। और नेचुरल लॉग ऑफ x हमने किसके इक्वल किया, t के, तो उसकी जगह t आ गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया, t dt, बस ये बन गया कि t की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू t dt, ओके। तो पावर में एक ऐड करके नीचे भी पावर में एक ऐड कर दो, यानी t स्क्वायर ओवर 2 हो गया। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है, प्लस c, बस t की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। अब मेरे मेथड से मैं करवा देता हूँ, जो कि आपको पता ही है कि बड़ा ही सिंपल होगा कि सीधा सीधा मैं कर दूंगा, लेकिन आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा घुमाने के लिए या लंबा करने के लिए मैंने भी एक तरीका सोचा है कि हम लिख देंगे कि एज वी नो दैट, यहाँ थोड़ा सा हम भी थोड़ा खींचते हैं यार क्वेश्चन को, एज वी नो दैट इफ वी हैव अ फंक्शन एंड फॉरवर्ड इट वी हैव अ डेरिवेटिव ऑफ दैट, देन वी कैन बी एबल टू डू दैट, कि फंक्शन की जो भी पावर है उसमें +1 कर देंगे, नीचे भी +1 कर देंगे, प्लस c लिख देंगे। ये रूल लिखने के बाद आप क्या कीजिए, आप लिखिए क्वेश्चन को दोबारा, नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई 1/x dx। तो हम इसको सिंपल वे में करते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, इसकी पावर में 1 पड़ा है तो इसमें 1 ऐड करते हैं, नीचे भी 1 ऐड करते हैं और प्लस c ऐड कर देते हैं, और फाइनल आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। सॉरी, ये कोई खास लंबा तो नहीं आप कर पाए। अब मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं कि कितना भी घुमाऊं खींचूं, लेकिन इस तरह ही लंबा कर सकता हूं, इससे ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, कि ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो क्योंकि आगे मौजूद है तो पावर में ऐड करना अलाउड है, तो मैंने भी यही किया कि फंक्शन लिखा, उसकी पावर में एक ऐड किया, नीचे भी पावर में एक ऐड कर दिया, तो नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो अगर आपको ये मेरा मेथड पसंद ना आए 2 नंबर्स के लिए, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं 2 मार्क्स गेन करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी मेथड को अप्रोच करता हूँ। तो स्टूडेंट जब शिकायत करते हैं तो फिर हमें ऐसे मेडिसिन को पेश करना पड़ता है क्लास में कि ठीक है यार, आप लोगों की ख्वाहिश भी पूरी की जाती है। सो लेट्स कंटिन्यू, बाकी पार्ट्स रहते हैं, आप भी ट्राई साथ साथ ज़रूर कीजिए। जितने पार्ट आप खुद कर पाएंगे वो आपके कॉन्फिडेंस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका ही ये है कि आप क्वेश्चन सीख लें टीचर से, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और बाकी पार्ट्स को करने की ट्राई खुद ज़रूर करें, या आप समझ गए होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। और राइट करने लगे हैं पार्ट नंबर 9, और ये वही बात है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया एक पार्ट में, कि साइन स्क्वायर एक्स को हमने यूज़ किया था 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 के लिए, तो क्वेश्चन को हमने उस तरफ से 2 साइन स्क्वायर एक्स कर दिया था, तो मैं उसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। वैसे इसको करने का 1-2 मेथड और तरीका है, या ये नहीं कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसी को ही पकड़ लेते हैं क्योंकि वो तरीका मौजूद है। अभी हमने ये फॉर्मूला किया था फर्स्ट ईयर की हेल्प लेके, तो वही तरीका अप्लाई कर देते हैं, आप हमारे लिए आसान हो जाएगा कि अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2x ओवर 2, और इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसको सबसे आसान तरीका ये है करने का कि ये जो 2 नीचे लिखा है ना, इसे बाहर ले जाते हैं, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कोस 2x, और ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, बड़ा ही आसान सा तरीका है कि दोनों की इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए, यानी 1 की इंटीग्रेशन माइनस और कोस 2 की इंटीग्रेशन, ये दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। ओके, अब एक चीज़ तो बड़ी ही सिंपल है कि इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान होगी, क्यों, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1 बाहर निकल जाता तो x बचता है, जिसपे हम डिबेट कर चुके हैं माइनस। अब कोस 2x का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, अगर आपको याद हो तो सिंपल वे में हमने क्या किया था कि हम देखते थे कि जो भी हमारा एंगल है, यानी कोस की इंटीग्रेशन क्या होगी, अगर आपको याद हो होपफुली, तो वो साइन की कोस होती थी। अगर हम डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन, मुझे भी भूल रहा है यार, साइन की होती थी कोस डेरिवेटिव, और कोस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, तो इसको पलटा देंगे तो साइन की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोस, और कोस की हो जाएगी प्लस साइन, ठीक है, तो ये साइन ही आएगी। तो 2x का डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो वो आएगा
अपनी जगह, साइन 2x यानी एंगल के साथ, और इसका डेरिवेटिव इसके नीचे, यानी 2x का डेरिवेटिव कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। कोस की इंटीग्रेशन हो गई साइन, 2x उसका एंगल है साथ आया, और 2x का डेरिवेटिव उसके नीचे है। ये हम रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, माइनस अपनी जगह पे रहा, कोस की जगह आ गया साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव नीचे क्या आ गया 2। अब क्योंकि 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों से कर देते हैं, x1/x/2 माइनस अपनी जगह पे साइन 2x अपनी जगह पे, और ये 2 का क्या हो गया 4, और ये आ गया प्लस c, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। एंड होपफुली आपको समझ आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 एक ऐसा पार्ट है जिसको करने के दो मेथड्स हैं, और मुझे दोनों ही पसंद हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि एक ही मेथड अप्रोच किया जाता है, बट आई डोंट लाइक दैट वे। मैं आपको दोनों मेथड से ही करवाऊंगा ताकि आपको जो अच्छा लगे, इजी लगे, आप उसे अडॉप्ट कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। पहले मैं उस तरीके से करवाता हूँ जिस तरीके से ज़्यादातर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है, जो कि वहाँ पे मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला भी लिखा है कि हमें पता है 1 + cos x, कोई बात बन नहीं रही यहाँ, या तो यहाँ पे cos 2x होता तो भी हम कुछ और सोच पाते, पर यहाँ लिखा है 1 + cos x, तो मेरा ध्यान इसी पे जाता है 1 + cos x/2, जो कि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, चैप्टर 10 में आई थिंक सो। तो वही वाली मैं हेल्प लेने लगा हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ 1 + cos x को, तो कैसे रिप्लेस करूँगा कि यहाँ पे देखिएगा कि अगर 2 भाई साहब इधर तशरीफ ले आए तो ये हो जाएगा 2 cos² x/2, और ये चीज़ बन जाएगी 1 + cos x, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, यही रिक्वायर्ड है ना। तो मैंने वही किया कि इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया, पूरी की पूरी चीज़ को 1 + cos x को 2 cos² x/2, और ये dx अपनी जगह पे। एंड होपफुली ये सब क्लियर है आपको यहाँ तक। लेट्स कंटिन्यू। अब हमने देखा कि ये 1 और ये 2 ये तो कांस्टेंट है, तो इन्हें बाहर ले जाते हैं। तो अंदर क्या चीज़ बची, अंदर बचा 1/cos² x/2, बस ये चीज़ रह गई। एंड 1/cos हम जानते हैं किसके इक्वल होता है जी, 1/cos इक्वल होता है जी कोसेकन के। तो क्योंकि स्क्वायर है, सॉरी सीकन के, मैं cos को सीकन बना रहा हूँ या, तो 1/cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकन का, तो उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं सीकन² x या सीकन² x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव बोल रहा हूँ सॉरी, हमें पता है कि सीकन² x की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कि देखेंगे किस चीज़ का डेरिवेटिव सीकन² x है। तो आई थिंक सो काफ़ी लोगों को याद होगा जिस पे हमने डिबेट की थी, कि हमें याद है, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को याद होगा कि टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव है वो होता है सीकन² x। तो हम इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका ऑपोजिट करें तो सीकन² x की जो इंटीग्रेशन है वो बनेगी टेंजेंट x। आई थिंक सो काफ़ी लोगों को ये बात याद होगी। रिवाइज करवाइए, मैंने जस्ट कि आपको रिवाइज हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो हमने क्या किया कि सीकन² x नहीं है, खाली एंगल है। अगर एंगल हो तो फिर क्या होगा, ये भी हमने डिबेट की थी कि अगर सीकन² x के साथ एंगल हो तो क्या करेंगे कि पहले एंगल को ऐसे लिख देंगे और नीचे उस चीज़ का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, हमारा जो भी फंक्शन है ax। अब यहाँ पे क्योंकि सीकन² x/2 है तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, टेंजेंट x/2 एज इट इज, और x/2 का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। चलिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ, ऐसे वैसे लिखना अलाउड नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ प्लस c। ऑलराइट, सो ये 1/2 अपनी जगह पे, ये हो गया टेंजेंट x/2 एज इट इज, और x/2 तो 1/2 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, तो ये फाइनली बनेगा 1/2। अब अगर आप इसको और आसान करना चाहते हैं तो 2 ऊपर आके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ बन गई 2 टेंजेंट x/2, और ये प्लस c अपनी जगह पे। होपफुली यहाँ तक आपको सारा क्लियर है। तो क्या हुआ, 2 कट गया, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कट आउट हो जाएगा। तो जो चीज़ बची है दैट इज अवर फाइनल आंसर विच इज टेंजेंट x/2 प्लस c, ठीक है। क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगी ना तो ये एज इट इज यही रहेगी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ज़्यादातर इस क्वेश्चन को इस मेथड से अप्रोच किया जाता है। एक और मेथड है या काफ़ी लोग उसको भी अप्रोच करते हैं, और वो क्या है, ज़रा इस तरफ थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं कि 1/1 + cos x dx। फॉर एग्जांपल हमें ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, या पेपर में कई दफ़ा क्या होता है कि हम थोड़े स्ट्रेस में होते हैं ना, उस टाइम पे थोड़ी डिस्टर्बेंस और थोड़ा प्रेशर चल रहा होता है, तो हम थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक फील करते हैं कि यार याद नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन अगर ऐसा कुछ हो तो क्या करना है, हम बचपन वाला तरीका अप्लाई करेंगे, वो क्या, रैशनलाइज वाला, कि अगर हमारे पास कुछ ना हो तो हम कुछ ऐसा ट्राई करेंगे कि जिससे हमारा बस क्वेश्चन किसी तरह हो जाए, ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, लेकिन ये सारे पार्ट्स पे नहीं अप्लाई कर सकता, मैं कुछ पार्ट्स पे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ये रैशनलाइज पॉसिबल है, यानी इसका रैशनलाइज बड़ा ईजी रहेगा,
तो बस कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ को जाता है। ऑलराइट, सो 1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा ये चीज़ तो यही रहेगी 1 माइनस कोस एक्स। नीचे आप जानते हैं क्या होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। सॉरी, राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही बुरी हो गई, कोस एक्स का स्क्वायर। ऑलराइट, काफ़ी लोगों को तो आधी वैसे ही समझ आ गई होगी कि सर क्या होने लगा है। क्या आप जानते हैं, जीनियस हैं, कि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है वो भी आप जानते हैं, जीनियस हो या कि साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। बिल्कुल सही। अब हमने क्या देखा कि ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको दोनों के साथ अलग अलग ले लेते हैं ताकि पार्ट थोड़ा ईजी हो जाए। तो वही करेंगे कि हम 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स 1 के साथ भी ले लेते हैं, ये 1 के साथ अलग कर लिया, माइनस कोस के साथ अलग ले लेते हैं। चलिए एक स्टेप और अच्छे से कर लेते हैं, माइनस कोस के साथ हमने अलग ले लिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अलग आ गया। सर अब क्या करें, ये तो कोस ओवर साइन स्क्वायर तो कोई चीज़ होती नहीं। डोंट वरी, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे फिर बनेगा। 1 ओवर साइन स्क्वायर क्या बनेगा, क्या 1 ओवर साइन किसका, रेसिप्रोकल है कोसिकन का, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा कोसिकन, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कोसिकन स्क्वायर एक्स माइनस। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि अगर लिखा हो कोस ओवर साइन, ठीक है, कोस ओवर साइन हो तो काम चले, ये तो साइन स्क्वायर आ गया ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको थोड़ा आसान करने के लिए क्या करता हूँ कि 2 दफ़ा कोस कर लेता हूँ, 2 दफ़ा साइन कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, अभी समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि इस तरह से समझ लो कि अगर मैंने साइन स्क्वायर की जगह लिख लिया साइन साइन, तो क्या होगा कि एक चीज़ बन जाएगी कोस ओवर साइन एक्स और एक हो जाएगा 1 ओवर साइन एक्स। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो मैं उसी की हेल्प लेने लगूँ यहाँ पे कि ये हो जाएगा कोस ओवर साइन एक्स और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 ओवर साइन एक्स, और ये एक ही चीज़ है पूरी की पूरी। ठीक है, ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए क्योंकि सिंपल है। अच्छा, कोसिकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोसिकन एक्स की तो हमने पढ़ी है, तो कोसिकन स्क्वायर की क्या होगी। तो इसके लिए आई थिंक सो आपको याद होगा कि मैंने अभी भी कुछ सिखाया था इसी क्लास के स्टार्ट पे, कि अगर हमें इस तरीके की सिचुएशन मिल जाए स्क्वायर वाली, तो हमने देखना है ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव तो नहीं। तो आई थिंक सो आपको याद होगा कि कोटेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स होता है। कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स होता है। तो कोसिकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोटेंजेंट एक्स। आई थिंक आप मेरी बात को कैरी कर पा रहे हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है, सिर्फ कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है। सर कोसिकन स्क्वायर एक्स होता है माइनस के साथ, माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक। तो कोसिकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोटेंजेंट एक्स, माइनस उधर भी शिफ्ट हो जाएगा और इधर भी। ठीक है, आई थिंक सो कि आपको समझ आ रही है। माइनस आ गया, उसके बाद आ गई ये वाली इंटीग्रेशन। तो कोस ओवर साइन मतलब कोटेंजेंट एक्स, 1 ओवर साइन मतलब कोसिकन एक्स, और इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। लीजिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है कि कोटेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन अलग से करनी हो वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये कोटेंजेंट और कोसिकन इकट्ठा है, देखा देखा लग रहा है कुछ। या सोचो ये डेरिवेटिव किसका है, तो आपको आधा काम पूरा हो जाएगा। या ए माइनस कोटेंजेंट एक्स में ऐसे ही लिखता हूँ माइनस, तो अगर आप इसको थोड़ा सीधा करके लिखें तो बात बननी शुरू हो जाएगी। मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं इसे लिख दूँ कोसिकन एक्स, कोसिकन थोड़ा सा ज़्यादा ही डर्टी हो गया, सॉरी फॉर दिस, कोसिकन एक्स और कोटेंजेंट एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन करनी हो, तो आप जानते हैं कि डेरिवेटिव तो हमें पता है कि अगर हम कोसिकन एक्स का डेरिवेटिव लें तो आता है माइनस कोसिकन एक्स कोटेंजेंट एक्स। यही है ना, याद होगा आई थिंक सो कि काफ़ी लोगों को ये याद होगा कि कोसिकन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस कोसिकन एक्स कोटेंजेंट एक्स। तो हम क्या करेंगे, माइनस कोटेंजेंट एक्स अपनी जगह पे, ये वाला जो माइनस है अपनी जगह पे, सिर्फ इस चीज़ की इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस चीज़ की इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इस चीज़ की इंटीग्रेशन कैसे पता लगेगी कि कोसिकन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकन एक्स कोटेंजेंट एक्स इकट्ठा, तो इस चीज़ की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोसिकन एक्स प्लस सी। आई थिंक सो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, कैरी कर पा रहे हैं अच्छे से, एंड होपफुली आपको ये दिख भी रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि अगर सीकन स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि सीकन स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, सीकन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की जगह लिख देंगे टेंजेंट एक्स। अब घुमा रहे हैं आप, मजबूरी है, ये एक्सरसाइज ही कुछ ऐसी है कि इसमें घूमेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी मेहनत जद्दोजहद झोंक देंगे अपने आप को इस आग में, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा। ठीक है, तो रिपीट में सिर्फ इतना कि कोसिकन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकन एक्स कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, तो अगर लिखा हो कोसिकन एक्स कोटेंजेंट एक्स तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोसिकन एक्स। ठीक है, होपफुली आप समझ पा रहे हैं, मैंने वो लिख दिया। तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो मैं यहाँ पे फ़ायदा उठाता हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं अपना आंसर यहाँ पे प्लेस कर पाऊँ। ऑलराइट, तो माइनस कोटेंजेंट एक्स तक हम पहुँच गए, लिख देते हैं
माइनस कोटेंजेंट एक्स, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस माइनस प्लस, आगे क्या आ रहा है कोसेकन एक्स, तो लिख देते हैं कोसेकन एक्स प्लस सी। लीजिए आंसर तो आ गया, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लें तो लिख लेते हैं कि प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं कोसेकन एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आंसर हो रहा था, वहाँ पे आंसर हो रहा है, तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, सही है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मांगा गया वहाँ पे कि यही आंसर निकाल के दो। वहाँ पे सिर्फ एक बात कही गई है कि इवैल्यूएट करो, यानी एक स्टेटमेंट दी गई है, फंक्शन दिया गया, उसको जहाँ तक तुम सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू निकाल के बता सकते हो कि ये आंसर बनता है मेरे ख्याल से, वहाँ तक पहुँचा के बस दिखा दो, बात खत्म। तो हमारे हिसाब से ये यहाँ तक पहुँच पा रहा है। अब बुक से आंसर ज़रूर चेक कीजिएगा, किसी के पास की बुक है या कोई और सोर्स है, कोई नोट्स हैं, किसी और टीचर से पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, वेल डन। हर जरिए से हम आपको हेल्प लेनी चाहिए, यूज़ योर और रिसोर्सेज, ठीक है। तो आंसर्स को ज़रूर मैच कीजिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, जो बाकी पार्ट्स रहते हैं वो भी अभी करने हैं। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। ऑलराइट गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 11 एंड 12। 11 पार्ट बहुत ही सिंपल और आसान सा है, एक इतनी छोटी सी लॉजिक लगेगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो लॉजिक क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, नीचे फंक्शन मौजूद है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको इस तरीके से बयां करूं कि नीचे एक फंक्शन मौजूद है और अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाता है तो हमें पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम इसको किसके इक्वलेट कर लेते हैं, या कैसे कह देते हैं कि हम कह देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन और जी प्लस सी, बस दैट्स इट। तो इस चीज़ को देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, यानी ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax प्लस 2bx का डेरिवेटिव क्या आएगा 2b और प्लस c का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। यानी अगर देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2ax प्लस 2b, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2ax प्लस 2b। तो अकॉर्डिंग टू दैट या हम क्या करेंगे कि ये जो भी इक्वेशन है इसके आगे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय लिख दें या विद लिख दें विद 2। खुद से ही हम ऐसा कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने लगे हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो 2 मल्टीप्लाई होगा, चलिए स्टेप पूरे ही कर लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ऑलराइट, हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, बस इतना सही काम था। तो ये 1/2 जो है ये अपनी जगह पे रहा और 2 अंदर मल्टीप्लाई होके हो गया 2ax प्लस 2b और नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। तो अब नीचे फंक्शन मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, जो हमने अभी भी रूल बोला था। तो ये 1/2 अपनी जगह पे, ये वाला नेचुरल लॉग फंक्शन क्या है हमारा, ये पूरा फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये हमारा फंक्शन आ गया 1/2 एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, दैट्स इट। लीजिए आपका आंसर भी आ गया। सर इतना ही था? जी हाँ, बस इतना सही था। ये बहुत ही स्मॉल सा पार्ट है और ये बड़ी आसानी से इस तरीके से हो जाता है एंड होपफुली आपको समझ आ गई हो। नाउ गो टू पार्ट नंबर 12। ओके, पार्ट नंबर 12 में हमने क्या देखा, cos 3x sin 2x। कोई बात बनती दिखाई दे नहीं रही कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, sin 2x का क्या करें। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर यहाँ 2 होता यानी 2 cos अल्फा sin बीटा, 10.4 है आई थिंक फर्स्ट ईयर की, जहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर आपको फॉर्मूलाज याद हों तो अगर साइन पहले होता था 2 sin अल्फा कोस बीटा, जैसे मैंने इनको याद रखा हुआ है, और अगर कोस पहले होता था तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो मुझे इतना याद है कि पहले साइन अल्फा प्लस बीटा आता है और फिर साइन अल्फा माइनस बीटा आता है। दोनों सूरतों में ऐसा ही होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। मैंने इसको जैसे याद रखा हुआ है आपके साथ भी वैसे ही शेयर करता हूँ, मे बी आपको हेल्प हो जाए याद रखने में। अगर साइन पहले आता है तो दोनों के बीच में प्लस आएगा और अगर कोस पहले आता है तो दोनों के बीच में माइनस आएगा। मैंने इनको कुछ इस तरीके से अपने ब्रेन में याद करके रखा हुआ है कि जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं याद करता हूँ। अच्छा 2 sin अल्फा कोस बीटा, अच्छा साइन पहले है तो प्लस आएगा, अच्छा कोस पहले आता है तो माइनस आएगा बीच में, वरना आएंगे यही साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, बीच का प्लस और माइनस का ही चेंज है बस। आई होप सो कि आपको भी याद होगा, जिन्हें नहीं याद रिवाइज कर लीजिए और मैंने तो करवा भी दिया रिवाइज। ओके, सो इस शर्त को पूरा करने के लिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है ये अल्फा बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये बीटा बन रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन 2 की कमी है ना, यहाँ 2 मौजूद ही नहीं है।
टू कोज अल्फा साइन बीटा होगा तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, खुद से तो नहीं लगा सकते। तो फिर वही काम करना पड़ेगा, 2 की जरूरत पड़ रही है तो वही करेंगे जो हमने अभी भी किया कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ज़बरदस्ती करते हैं कि ये जो 1/2 है बाहर लिख देते हैं जो डिवाइड हो रहा है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको साथ लिख देते हैं, 2 cos 3x sin 2x dx। लीजिए अब तो इक्वेशन बन गई ना, कैसे ज़रा देखिए इस हिस्से को कि ये हमारा अल्फा कंसीडर हो गया और ये हमारा बीटा कंसीडर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दैट 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 cos अल्फा साइन बीटा बन गया। तो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, या आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। ये 1/2 अपनी जगह पे, ये वाला सिंबल नहीं भूलना, ये अपनी जगह पे है क्योंकि अभी हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। या तो ये रूल क्या कहता है कि साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 3x प्लस प्लस बीटा की जगह क्या है 2x, बीच में क्योंकि कोस है तो माइनस आएगा, उसके बाद फिर साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है 3x माइनस और बीटा क्या है 2x। ओके, ये बड़ी वाली ब्रैकेट जो मैंने क्लोज की और ये dx का सिंबल अपनी जगह पर। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, साइन 3x और 2x कितने हो गए 5x माइनस साइन 3x में से 2x गए तो क्या बचा, सिर्फ x बचा और ये हो गया dx। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है। बहुत इजी है, बस सिंप्लीफिकेशन करते जा रहे हैं और देखें क्या क्वेश्चन बन गया। इतना आसान बन गया कि 1/2 भाई साहब अपनी जगह पे रहे, एक इंटीग्रेशन हो गई। ये ब्रैकेट्स बेशक इधर लगा लीजिए, बेशक अब मैं बाहर लगाने लगा हूँ क्योंकि 1/2 दोनों के साथ आएगा और मैं दोनों को अलग करने लगा हूँ, इसलिए मैंने ब्रैकेट बाहर लगा दी कि पहले इंटीग्रेशन मैं लेने लगा हूँ 5x की माइनस और फिर मैं इंटीग्रेशन लेने लगा हूँ सिर्फ साइन x की। होपफुली ये सब क्लियर आया कि आपको समझ आ रहा है कि मैं ब्रैकेट्स इस तरह क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, 1/2 आ गया साइन 5x, तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस 5x एज इट इज, और 5x का डेरिवेटिव नीचे जो कि क्या आएगा 5 आएगा। होपफुली ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया कि मैंने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, देखिए साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, एंगल एज इट इज और एंगल का डेरिवेटिव नीचे जो कि 5 है। ठीक है, ये जो माइनस है ये अपनी जगह पे, अच्छा मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, माइनस एज इट इज है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है माइनस कोस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। आई होप सो सब क्लियर है। ठीक है, पहले सिर्फ ब्रैकेट की ही बात करते हैं ताकि स्टेप वाइज अच्छे से समझ आता रहे। ऑलराइट, ये 1/2 अपनी जगह पे, इधर क्या हुआ माइनस कोस 5x/5 माइनस माइनस प्लस कोस एक्स। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। ओके, एक काम कीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए। ये ज़्यादातर होता है ऐसे, वरना मैं ना लेता क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ अगर माइनस आ जाए तो हम अक्सर बाहर ले लेते हैं। बस ये समझिए कि एक आदत है मैथमेटिक्स में टीचर्स को, बुक को, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आंसर में भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा माइनस कॉमन लिया गया होगा। बेशक चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, पर मुझे उम्मीद है कि ऐसा ज़्यादातर होता है। तो माइनस को अगर हम कॉमन लें तो ये जो 1/2 है इसके साथ माइनस आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हुआ कि ये चीज़ जो नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो गई, कोस 5x/5 प्लस माइनस माइनस और ये चीज़ हो गई कोस x। लीजिए, ये भी आपका फाइनल आंसर बन सकता है। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आई है। अगर कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सॉरी गाइज, करते करते एक बात देखा, मैं फिर भूल गया कि जब इंटीग्रेशन ओपन करते हैं तो आगे प्लस c लिखना होता है। तो ये नहीं भूलना, टीचर भूल जाए चलेगा क्योंकि टीचर ने पेपर नहीं देने, आप नहीं भूल सकते, आपने पेपर्स देने हैं। वैसे टीचर को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो आपको सिखा रहा है, आपकी स्किल इंप्रूव कर रहा है, लेकिन उसके भूलने की जो गलती है उसका अजाला किया जा सकता है, उसकी मुरम्मत की जा सकती है, लेकिन आप गलती करें उसकी मुरम्मत पॉसिबल नहीं है। तो आपने गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस ऐसे रखनी है कि गलती कभी हो ही ना। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। नाउ फाइनली लास्ट पार्ट करने लगे हैं, पार्ट नंबर 13 एंड 14। 13 करते करते ही बीच में ही 14 आ जाएगा। क्या मतलब है इसका, जब करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी बात करते हैं पार्ट नंबर 13 की। ओके, cos 2x - 1 अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि अगर 1 - cos 2x आए, 1 + cos 2x आए तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि हमें इनको बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप माइनस वाले या प्लस वाले की बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं अगर इधर करके लिख दूँ तो बात बन जाएगी। सो थोड़ी सी जगह बनानी थी, वो मैंने बना ली ताकि आपको थोड़ी सी बातें समझा सकूँ। देखिए 1 - cos 2x या 1 + cos 2x, जिस पे हमारी रिसेंटली अभी थोड़ी सी डिबेट भी हुई थी,
कि अगर कहीं लिखा हो 1 माइनस कोस 2x ओवर 2, ठीक है, तो हमें याद है कि ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हमने लेट किया था। तो इसी में से अगर हम 1 माइनस कोस 2x निकालना चाहें, व्हाट आई मीन कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा करना चाहूँ तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ या माइनस कॉमन ले लूँ, दोनों बातें ठीक हैं, सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस कोस 2x हो जाएगा माइनस कोस 2x, और नीचे वाली इक्वेशन अपनी जगह पे रहे 1 प्लस कोस 2x, और ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब आप कहेंगे सर माइनस वाले का तो आपने हल निकाल लिया, प्लस वाले का क्या निकालेंगे? तो दूसरा फॉर्मूला भी आपको याद होगा, ये मुझे यकीन है। पहली बात तो ये, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, और ये चीज़ हम अभी रिसेंटली कर चुके हैं एक पार्ट के अंदर, इसलिए आई होप सो कि आपको याद होगी। सेम एज इट इज़ द केस विद डिनोमिनेटर पार्ट, कि अगर आप देखें तो यही चीज़ सेम फॉर्मूला बस प्लस के साथ 1 प्लस कोस 2x ओवर 2, आई होप सो कि आपको याद होगा। तो गाइज ये किसके इक्वल होता है? काफ़ी लोगों को याद होगा, ये कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है यार। ये हमने मैं चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में आई थिंक सो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए, फिर वही काम के हमें तो सिर्फ 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2 भाई साहब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x। लीजिए हमारी दोनों स्टेटमेंट की वैल्यूज आ गई, तो बस इनको पुट कर देते हैं। हमने क्या देखा, ये माइनस जो बाहर आना है ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है। 1 माइनस कोस 2x इज रिप्लेस विद 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कोस 2x इज रिप्लेसिंग विद 2 कोस स्क्वायर एक्स। लीजिए अब हमने क्या देखा, वो आपने देख लिया, क्या भला कटिंग होने लगी है, यानी 2 भाई साहब से कट गए क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। तो बचा क्या, बड़ी सिंपल सी वैल्यू बची, साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, विच वी कैन बी एबल टू राइट इट एज अ साइन ओवर कोस। क्या होता है आपको पता होगा, साइन ओवर कोस क्या होता है, तो हम इसको टेंजेंट स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तो हमने ठीक से पढ़ी नहीं, ठीक से नहीं पढ़ी या है ही नहीं, ये एक अलग से टॉपिक है कि इसकी इंटीग्रेशन है कि नहीं। अभी के लिए बात सिर्फ इतनी कि इसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स निकलता कहाँ से है। कि अगर आपको मे बी याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग पे, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी, कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मुझे टेंजेंट स्क्वायर एक्स निकालना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। या मैं भी देखो घूम रहा हूँ थोड़ा सा, फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो और मुझे टेंजेंट स्क्वायर एक्स को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये याद होगा, आई होप सो आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा या। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करने लगा हूँ, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का सोल्यूशन मेरे पास है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया रिसेंट टाइम में। ये माइनस अपनी जगह पे, इस पूरी चीज़ की जगह मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको देखो ना, तो ये जो हिस्सा है, यही तो क्वेश्चन है अगला क्या, तो बस माइनर सा डिफरेंस आएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ओके, सो ये माइनस अपनी जगह पे। अब हमने क्या देखा कि सीकेंट स्क्वायर एक्स और -1 दो अलग वैल्यूज हैं, तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि माइनस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस, पहले इसके साथ dx लिख लीजिए, माइनस और 1 की इंटीग्रेशन। आई होप सो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और ये सारी बात समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और क्लियरली समझ आ रही होगी कि मैंने यहाँ तक क्या कहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, या इसको भी रिप्लेस किया 2 साइन स्क्वायर एक्स से, इसको भी रिप्लेस किया 2 कोस स्क्वायर एक्स से, 2 से कट गया, साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर बन गए टेंजेंट स्क्वायर एक्स, एंड टेंजेंट स्क्वायर एक्स बिकम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ऑलराइट, सीकेंट स्क्वायर एक्स की अलग इंटीग्रेशन और 1 की अलग इंटीग्रेशन। ये जो माइनस है ये अपनी जगह पे, इसको नहीं छेड़ा, ठीक है, ये अपनी जगह पे। ब्रैकेट में आते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो आपको याद होगा कि सीकेंट स्क्वायर की नहीं सीकेंट की पढ़ी थी हमने, और फिर उसके बाद हमने कहा था कि जैसे टेंजेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें, टेंजेंट का डेरिवेटिव लें तो वो आता है सीकेंट स्क्वायर, ऐसे ही है ना, टेंजेंट का डेरिवेटिव। आई होप सो ये बात आपको याद होगी, मैं रिपीट इसलिए बार बार करता रहता हूँ कि आपको याद हो जाए। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर हम सीकेंट की इंटीग्रेशन लें, इस चीज़ की सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन लें, तो वो किसके इक्वल आएगी, वो टेंजेंट एक्स के इक्वल आएगी। ये बात हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही करने लगा हूँ, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स, ठीक है, माइनस माइनस, और 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स,
ठीक है, और आगे आ गया प्लस सी, तो फाइनल आंसर बना माइनस टेंजेंट एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस टेंजेंट एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। सर इसको सीधा करके ना लिखना, लिख दीजिए, यानी एक्स माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो भी ठीक है। अच्छा, तो अब अगला पार्ट तो आप खुद भी कर सकते हैं। जी सर हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है, तो आप एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर कीजिए। मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँ, यहाँ टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, उसी चीज़ से जिससे मैंने अभी भी किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेम यही आंसर आएगा, सिर्फ ये फर्क है यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो गया था, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बाहर माइनस था, यहाँ पे बाहर माइनस नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स की अलग इंटीग्रेशन और वन की अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन के लिए वही पूरी स्टोरी जो अभी मैंने डिस्कस की, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट एक्स माइनस, और वन की इंटीग्रेशन हो गई एक्स, और आगे आ गया प्लस सी, लीजिए दैट इज योर फाइनल आंसर। एंड होपफुली आई हेल्प यू वेल, या मुझे लगता है कि मैंने आपकी कुछ ना कुछ अच्छे से हेल्प कर दी है। साइड पे इसलिए हट गया हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्लास सच में बेहद इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मैं कह सकता हूँ। तो इन जितने भी पार्ट्स को हमने किया है, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा दफ़ा करनी, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा आपसे हो सके उतनी ज़्यादा दफ़ा इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक दो दिन लगातार इन्हीं क्वेश्चंस को करते रहिए, लिटरली टेलिंग यू, आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपन और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखिए और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।